हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ फर्स्ट क्लास होंगे। और बोर्ड एग्जाम अनाउंस हो गए हैं तो अब आपके दिमाग में होगा कि सर अब क्या करें कि जल्दी से सब कुछ रिवाइज हो जाए और पढ़ने में फटाफट जल्दी जल्दी कवर हो जाए। तो दोस्त, हम स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट रिवीजन सीरीज। ऑब्वियसली हम लोगों ने डिस्कस भी किया था प्रायर वीडियोज में, आपने नोटिस किया है। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वन शॉट, लेकिन मैं आपको कुछ बेसिक बातें अपडेट कर देता हूं, आप क्लियर हो जाओगे। देखो, वन शॉट ऐसा नहीं है कि उन बच्चों के लिए काम करेगा जो एकदम ही नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते कि चैप्टर में क्या टॉपिक है, क्या कैसे कुछ, उनके लिए कतई काम नहीं करेगा मेरे प्यारे बच्चों। उनके लिए आपको प्रॉपर टॉपिक वाइज जो वीडियोस बने हैं विद प्रॉपर एनिमेशन, उनके थ्रू जाना पड़ेगा। अगर आपको एकदम ही नहीं पता तो वन शॉट उनके लिए है जिनको आइडिया है ना, सरफेस वाला आइडिया है, रफ रफ आइडिया है, लेकिन वो चाहते हैं कि एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आ जाए। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो बहुत सारे वन शॉट आपको मिल जाएंगे हर जगह, लेकिन ये वन शॉट बड़ी मेहनत से बनाई गई, हमारी टीम ने बनाया है। इसमें जो भी मैं टॉपिक पे बात करूंगा उससे रिलेटेड सारे एग्जाम्पल्स जो भी आपकी बुक में एनसीईआरटीज में है या एग्जाम्पलर में है या पीवाईक्यूज में है, मैंने सबको एक साथ रख दिया है। मैं ऐसा नहीं करूंगा कि एक टॉपिक लूं, एक बार बताऊं, आगे बढ़ जाऊं, है ना। बस मुझे ऐसा कोई सिर्फ हम लोग ऐसा नहीं कर रहे कि एक वीडियो अपलोड कर दें कि अच्छा चलो बच्चे पढ़ लेंगे, नहीं। मेरा सच में वन शॉट अपलोड करने का मतलब ये है प्यारे बच्चे कि आप ये चैप्टर का वन शॉट देखो और आपको लगे अरे यार सब तो कवर हो गया, जितनी बुक में एग्जांपल्स थे, रिएक्शंस थे, सब कवर हो जाएगा एक वीडियोज में। और ऐसा भी नहीं है कि मैं वीडियोस बना दूंगा 8 घंटे की कि आपको लगे कि अरे 8 घंटे में तो कोई भी वन शॉट कर देगा। दोस्त, मैंने तुम्हारे लिए एकदम कंप्रेस वर्जन में इलेबरेट करके सब कुछ चीजें इसमें ऐड कर दी हैं और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप पेन कॉपी लेके बैठिए, एकदम शांत दिमाग, एकदम शांत वातावरण बना लीजिए, अगल बगल बैठिए। और अगर पूरी वीडियोस के बाद आप मेरे को कमेंट करके नहीं बताएंगे कि सर मजा ही आ गया, सब कुछ कवर हो गया, कुछ बचा ही नहीं, ऐसा भी नहीं कि अभी पढ़ने के बाद मुझे कहीं और जाना है, तो फिर आप हमसे कहिएगा। तो दोस्त, एक लंबी सांस लेके जय श्री राधे बोलते हुए चैप्टर की शुरुआत करता हूं। फिर से बता दूं, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी है इस चैप्टर का तो ये वीडियो आपके लिए धमाकेदार है और आपका काम बनने वाला है। तो दोस्त शुरू करते हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं वन शॉट। सबसे पहले चैप्टर किसके बारे में? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। और सबसे पहली कहानी आती है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। जैसे मैं बोलता हूं व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो प्यारे बच्चों सबसे पहला दिमाग में आपके सवाल क्या आता है कि सर केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या। कि जैसे मैं अभी लिख दूं कि सर H2 + O2 H2O, तो सर आप बोलोगे ये केमिकल इक्वेशन है, केमिकल रिएक्शन है, यही तो है केमिकल रिएक्शन, है ना। क्लियर, आप मेरी बात समझ रहे होंगे। जैसे मैं बोलूं केमिकल रिएक्शन तो आपके दिमाग में कोई इक्वेशन आ जाती होगी, H2 + O2 H2O, कोई भी और बेसिक सी केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है दोस्त? बड़ा सिंपल सा फंडा है। आप नोटिस करेंगे कि जो एलिमेंट पहले थे, ये देखो पहले भी H था और O था, जो बना है बाद में उसमें भी ध्यान से देखिए H और O ही है, लेकिन उनकी पोजीशन में चेंज हो गया है ना, उनकी जगह में चेंज हो गया है। पहले अलग अलग थे, हो सकता है साथ में हो गए हो, कभी ऐसा हो सकता है कि पहले साथ में हो बाद में अलग हो गए हो, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शंस में जो एटम है उनका क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम होता है। और जैसे ही एटम रीअरेंज होता है, ध्यान से देखना, तो पहले जब आप बोलते थे इसको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, बाद में आप इसको बोलने लगते हैं वाटर। वाटर एक नया कंपाउंड है, उसकी कोई भी प्रॉपर्टी ना तो H2 से मैच कर रही हाइड्रोजन से और ना ही ऑक्सीजन से। मतलब एटम्स का रीअरेंजमेंट होगा और आपको क्या मिलेगा? एक न्यू कंपाउंड मिल जाएगा, न्यू सबस्ट्रेट मिल जाएगा, देन ऑब्वियसली न्यू प्रॉपर्टीज भी होगी। तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? मैं आपको कुछ नहीं रटवा रहा हूं, एकदम कुछ नहीं। आप ध्यान से देखिए कि यही तो होता है केमिकल रिएक्शन में। कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा के देख लीजिए, इधर इस साइड से उस साइड जाने में, मैं अभी साइड बोल रहा हूं क्योंकि मैं अभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट बात नहीं किया हूं, तो मैं बोल भी नहीं रहा हूं, है ना। मैं आपको कुछ नया टर्म दूंगा तो उसके बारे में बात करूंगा आपसे, डोंट वरी। तो मैंने बोला, आपने नोटिस किया कि सर इस डायरेक्शन के इधर जो एलिमेंट है वही उधर भी है, बट उनका पोजीशन अरेंज, जो रीअरेंजमेंट हो गया है, जैसे थे वैसे बदल गए हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्यारे बच्चों यही होता है। क्या? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बाय विच अ न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। कम ऑन, मेरे साथ बोल लो, क्या? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस बाय विच a new substance obviously with new properties are formed, और उसी को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चे? केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। आप खुद से सोचो, आपको लग रहा होगा बात तो सही बोल रहा हूं सर, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो होगा यही। क्या?
rearrangement of atom takes place by which a new substance with new properties are formed. अब जो हमारा बात है कि सर जो भी केमिकल रिएक्शन लिखे जाते हैं उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो अब मैं बोलूंगा मेरे लाल कि ये जो कंपोनेंट है आपको पता भी वैसे है कि ये एरो है उसके पहले जो लिखा होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, जो उसके बाद लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं प्रोडक्ट, और ये जो एरो है उसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। कम ऑन, जो भी आपके सामने आपकी रिएक्शन है आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपके रेफरेंस में बता रहा हूं, आप ऐसे बैठ के किताब पढ़ रहे होंगे तो मैं कह रहा हूं जो आपके बाएं साइड है लेफ्ट हैंड साइड वो क्या है रिएक्टेंट, जहां से रिएक्शन शुरू हुआ, जहां पे खत्म हो गया जाके वो क्या है प्रोडक्ट, और बीच में एक एरो बना वो क्या है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो कहने का मतलब क्या है, जो केमिकल रिएक्शन के कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्टेंट होता है दोस्त, प्रोडक्ट होता है और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन होता है। एक छोटा सा एग्जांपल यहां दिया था, एक बार मैं फिर से दे देता हूं। ये देखिए आपके सामने एक रिएक्शन लिख रहा हूं मैंने लिखा मैग्नीशियम कंबाइन कर रहा है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और फॉर्म क्या कर ले रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपकी क्या हो गई डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन क्या हो गए रिएक्टेंट, मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हो गया प्रोडक्ट। फिर से देखिए जो भी आपके लेफ्ट हैंड साइड है, आप ऐसे बैठे होंगे, जो भी आपके बाएं साइड है लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम क्या बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, जो भी आपके राइट हैंड साइड में होगा उसको हम क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं प्यारे बच्चों। और ये जो डायरेक्शन, ये जो एरो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। इसी से हमें पता चलता है कि रिएक्शन किधर से किधर की तरफ जा रही है। तो जहां से अब आपके दिमाग में तीन वर्ड तो आ गए, सर रिएक्टेंट आ गया, प्रोडक्ट आ गया, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आ गया। अब सवाल तो ये भी है कि रिएक्टेंट किसको बोलते हैं, सवाल तो ये भी है प्रोडक्ट किसको बोलेंगे, सवाल तो ये भी है प्यारे बच्चों की डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, देखो ध्यान से कितना सिंपल है। जहां से रिएक्शन शुरू होगी उसको बोलेंगे रिएक्टेंट, द सब्सटेंस विच इनिशिएट द केमिकल रिएक्शन कॉल्ड रिएक्टेंट। कितना आसान है, जो केमिकल रिएक्शन को शुरू करेगा वो रिएक्टेंट है। वैसे ही द सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन कंप्लीट होगी जो भैया जी बनेंगे उनको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं प्रोडक्ट। और ये क्या है, ये है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये क्या इन्फॉर्म करता है, इट इज इन्फॉर्म अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, मतलब वेयर रिएक्शन प्रोसीड। अपना भाई किधर से किधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है तो ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट, इधर से इधर जा रहा है तो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट। अभी ठीक है, कंपोनेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन डन है कि सर रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन है। और आपने अच्छा किया सर, हमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन की डिफिनीशन भी बता दी। अब प्यारे बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो आपके सामने बात लिखी हुई ना, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO। इसका मतलब कि सर केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के मेथड्स हैं। अगर मैं केमिकल रिएक्शन को वर्ड्स के फॉर्म में लिख दूं तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को अगर मैं इक्वेशन जैसा लिख दूं, इक्वेशन मतलब कि A प्लस बी गिव सी, ऐसे इस फॉर्मेट में लिख दूं कि गिव्स आ जाए बीच में, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन आ जाए, तो कहता है कि किसी केमिकल रिएक्शन को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्त। एक तो फॉर्मूले की तरीके, फॉर्मूला लिख दो, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन। क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन। या क्या ऑप्शन है कि मैं वर्ड में लिख दूं तो उसको क्या बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। और ये दोनों ही एक्चुअली केमिकल इक्वेशन के पार्ट हैं। जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को, मेरी बात सुनना, मैंने लिखा, मैं वर्ड में लिख रहा हूं, देखो मैं बोल रहा हूं वेयर मैग्नीशियम कंबाइंड विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये तो एक लाइन हो गई, एक स्टेंजा हो गया कि चल आपने सर दो लाइन बोल दिया, ये तो केमिकल रिएक्शन मैंने बोल दिया। लेकिन जब इसी को मैं इक्वेशन के फॉर्म में लिखूंगा ऐसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स MgO, उसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, एक वर्ड में और एक सिंबल के फॉर्म में। तो बस इसी को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चे कि केमिकल इक्वेशन क्या है, ये एक तरीके का शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन का। उस पूरी केमिकल रिएक्शन को इतना ना लिखना पड़े, शॉर्ट में लिखना पड़े, उसी रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। या आप अपने वर्ड में भी बोल सकते हैं कि सर किसी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। और ये दो तरीका है इस काम को करने का। जैसे ध्यान से देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल लिया था कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। लेफ्ट हैंड साइड को रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं। एरो इंडिकेट करता है ऑब्वियसली रिएक्शन किधर से किधर की तरफ जा रही है ना। अब देखिएगा गेम क्या मैं समझा रहा हूं
तो ये जो केमिकल इक्वेशन है मैंने बोला इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप वर्ड में लिखते हैं जैसे ये लिखा है तो इसको प्यारे बच्चे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, और इसी बात को अगर आप सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, लाइक इसी बात को आप ऐसे लिख दें कि Mg प्लस O2 गिव्स MgO, तो इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर इक्वेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मॉलिक्यूलर इक्वेशन। अब ये जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन है, ये जो आपके सामने इक्वेशन लिखी, इसको भी मैं दो तरीके से लिख सकता हूं दोस्त। कैसे? एक तो ऐसा इक्वेशन लिखूं जिसमें रिएक्टेंट साइड में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो अलग हो, अलग का मतलब नंबर अलग हो। जैसे यहां एक मैग्नीशियम है, इधर भी एक मैग्नीशियम है। यहां ऑक्सीजन कितना है? 2। यहां ऑक्सीजन कितना है? एक ही तो है। मतलब नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अगर बराबर नहीं हो तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं स्केलेटल। ध्यान से सुनना, स्केलेटल इक्वेशन, या प्यारे बच्चों या चैंपियंस उसी को बोलते हैं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या बोलते हैं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। फिर से बोलो, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस नहीं है, जो भी नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एटम्स हैं इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड दोनों अलग अलग है, बराबर नहीं है, तो अनबैलेंस। और इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं दोस्त कि 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अब ध्यान से देखो, इधर मैग्नीशियम कितना है? 2। इधर मैग्नीशियम कितना है? 2। इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। या इधर भाई ऑक्सीजन कितना है? 2। अब ये दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के थे वो बराबर है, तो मतलब ये क्या है? बैलेंस इक्वेशन। ध्यान से सुनना, है ना। देखो एक एक तरीके समझो। केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं लिख के वर्ड फॉर्म में वर्ड इक्वेशन, सिंबल फॉर्म में मॉलिक्यूलर इक्वेशन। ये जो मॉलिक्यूलर इक्वेशन है उसको भी दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर दोनों साइड के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो बराबर हैं तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बराबर नहीं है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। डन है? डन है? ये बात समझ में आती है? एकदम ध्यान से सुनते रहिएगा, मैंने बोला ना एक एक चीज कंप्लीट कर दूंगा, कुछ नहीं छूटेगा, सब डन। आप उठोगे भोकाल में एकदम, क्या तेरी पूरा चैप्टर आ गया। ठीक है, चलो आगे मेरी बात ध्यान से सुनना। आपने बोला ठीक है सर, हमने समझ लिया, सिंपल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, जैसे थोड़ी देर पहले एग्जांपल वर्ड वाला लिया था। और अगर मैं सिंबल के फॉर्म में कर दूं तो हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर इक्वेशन। चलो ये मैंने आपको बता दिया। अब कहता है कि जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते आते हैं तो कुछ चीजें इन्वॉल्व होती है। मेरी बात ध्यान से सुनेगा। जैसे आपके सामने कुछ लिखा हुआ है तो आपने बोला कि जो लेफ्ट हैंड साइड है सर उसको बोलते हैं क्या? रिएक्टेंट। जो राइट हैंड साइड है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। तो कहता है रिएक्टेंट, जो पहला स्टेप्स इन्वॉल्व है ड्यूरिंग राइट द केमिकल इक्वेशन, ध्यान से सुनना। पहला कहता है कि रिएक्टेंट को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिखना है और प्रोडक्ट को हमेशा कहां लिखना है? राइट हैंड साइड, जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए क्या कह रहा है? कह रहा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को हम सेपरेट कैसे करते हैं? तो आप बीच में एरो बना के सेपरेट करते हो। हम कैसे सेपरेट करते हैं? थ्रू द एरो के थ्रू हम उनको सेपरेट कर देते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट है तो उनको कैसे सेपरेट करते हैं? तो आप बोलते हो सर हम बीच में प्लस लगा देते हैं। तो ये देखिए कहता है हम बीच में प्लस साइन के साथ लिख देते हैं। ठीक, फिर कह रहा है कि हम उनकी कंडीशन मेंशन करते हैं। जैसे आपके सामने देखिए लिखा है मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में है, ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कंपाउंड है वो क्या है? सॉलिड स्टेट में है। तो कहता है हम उनकी कंडीशन को मेंशन करते हैं। ये स्टेट हो गया। कंडीशन का मतलब ये एरो पे जो बातें लिखी होंगी कि हीट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, लाइट है, इसको बोलते हैं कंडीशन। तो पहला कह रहा है कंडीशन, फोर्थ पॉइंट कह रहा है कंडीशन को मेंशन करते हैं एरो के ऊपर और सबकी स्टेट को मेंशन करते हैं, उनकी फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं। जो भी भाई है उसी के नीचे सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब भी आप कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं आपको ये आइडिया है, लेकिन ऑब्वियसली मेरा काम है आपको फिर से रिकॉल करा देना, क्योंकि आप वन शॉट देख के चीजों को रिकॉल कर रहे हैं, पहली बार पढ़ने नहीं बैठे हैं, है ना। तो आपने बोला ठीक है, एकदम सही बोल रहे हो सर, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखना होगा तो मैं ऐसे लिखते हैं, रिएक्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड, दोनों को अलग करने के लिए एरो लगाते हैं। एक से ज्यादा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हो उनको अलग अलग करने के लिए प्लस यूज कर लेते हैं, है ना। रिएक्शन जिस कंडीशन में हो रही है उसको कहां लिखते हैं? एरो के ऊपर लिखते हैं। और सबस्क्रिप्ट में हर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नीचे उनकी क्या लिख देते हैं? फिजिकल स्टेट। और यही तरीका है किसी भी केमिकल रिएक्शन को, किसी भी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। कोई दिक्कत? यहां पे कोई दिक्कत मेरे लाल? सही है। अब सवाल है कि सर आपने एक वर्ड अभी यूज किया, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन, है ना। ये दिख रहा है, ये बैलेंस है, ये आप ही के लिए रखा था, थोड़ा सा मजा आ जाए आपको देखे। ये देखो एकदम फर्स्ट क्लास बैलेंस है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या? तो अभी आपने बता दो दिया सर कि जब नंबर ऑफ डिफरेंट एटम्स इन रिएक्टेंट एंड डिफरेंट एटम्स इन प्रोडक्ट दोनों बराबर हो जाएं तो हम उसको बैलेंस कर, वो रिएक्शन होगी बैलेंस। लेकिन सवाल ये कि क्यों बैलेंस करें भाई?
तो जो केमिस्ट्री के पापा हैं, फादर ऑफ केमिस्ट्री, एंटोनी लेवाइजर भैया, उन्होंने बोला था, उन्होंने एक लॉ दिया था, उस लॉ का नाम था दोस्त लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या नाम है उसका? उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या मैटर भी बोल सकते हो। और उनका कहना था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में कोई भी फिजिकल या कोई केमिकल चेंज हो रहा हो तो टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए? टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। कम ऑन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है इन एनी फिजिकल और केमिकल चेंजेस टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि पापा ने बोला है केमिस्ट्री के, तो बात तो माननी पड़ेगी दोस्त। तो उस बात को जस्टिफाई करने के लिए कि हमारी ये बात हर रिएक्शन में सही हो, हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ता है, क्योंकि दोनों साइड अगर एटम बराबर होंगे तो ऑब्वियसली उनका वेट भी क्या होगा? बराबर होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट को इक्वलाइज कर देते हैं। पल्ले पड़ गया ये बात? अच्छे से बात समझ में आ गई? चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनेगा, इसी बात को फटाफट अपडेट करता हूं आपको। बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वही हमें बताता है रिएक्शन को बैलेंस करना है, जिसका मतलब है कि ना तो हम मास को क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। वही मतलब दूसरा वर्जन है कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, है ना? ये है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको जस्टिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक, जैसे A प्लस बी गिव्स AB है, तो कह रहा है टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ द एलिमेंट इन द प्रोडक्ट दोनों अगर बराबर हो गया, दैट मीन्स आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया, और फिर आपकी केमिकल रिएक्शन क्या हो गई? बैलेंस। क्या हो गई? बैलेंस हो गई। ठीक ठीक। अब सवाल यह कि सर कैसे बैलेंस करें? दिमाग में आया, ओहो कैसे बैलेंस करें? तो दोस्त जो मेथड है बैलेंस करने का केमिकल रिएक्शन, उस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। हेलो हेलो हेलो, किस मेथड से केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं? इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। तेज से बोलो, हिट एंड ट्रायल मेथड से करते हैं। इसका हिंदी मतलब बताएं? तुक्का रे। हिट एंड ट्रायल मेथड का मतलब होता है तुक्का मारना, कि कोई नंबर लिखे तुक्का मारेंगे, बैठ गया तो बैठ गया, वरना कोई और नंबर लिखे तुक्का मारेंगे। यही मतलब है हिट एंड ट्रायल का। आप ऐसे ही तो बैलेंस करते थे कि आप रिएक्शन देखते हो, अरे अच्छा गड़बड़, ये लिख के ट्राई करते हो जाता तो ठीक है, वरना फिर और कोई नंबर ट्राई करते हो। यही है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, क्या है? यही मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मैं ऑब्वियसली बैलेंसिंग आपको आती होगी, मैं आपको बस छोटा सा एक आइडिया दे रहा हूं, आप मेरी बात ध्यान से समझ लीजिए। क्या है? कह रहा है आपके पास लिखा है Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। क्या है? Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। तो पहले देखते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपने बोला सर रिएक्टेंट में एक Fe है, प्रोडक्ट में 3 है। लो, आयरन वाले भैया नहीं, बैलेंस नहीं है, गड़बड़ हो गए, मतलब ये रिएक्शन अनबैलेंस है, स्केलेटल। अब मुझे इसको करना क्या पड़ेगा? बैलेंस। मुझे करना क्या पड़ेगा दोस्त? बैलेंस करना पड़ेगा। तो अब देखो दिमाग लगाते हैं, मुझे यहां दिख रहा है Fe कितना है? 1 है। हर बार एक छोटा सा आइडिया देता हूं आपको, हर बार अपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के पहले एक ब्रैकेट बना लो। ये ब्रैकेट तुम्हें हमेशा याद दिलाएगा कि आपको फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं करनी है, आपको जो भी करना है इनके पहले करना है। आपके पास पेन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस फॉर्मूला ही डिलीट कर दोगे, कुछ नंबर ही डिलीट कर दोगे। इसका मतलब ये है आपको इस ब्रैकेट के पहले कोई नंबर फेंक के मारना है, मतलब अप्लाई करना है। अगर सही बन गया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। और कैसे अंदाजा कैसे लगाना है? सर इधर देखो Fe 1 था रिएक्टेंट साइड में, ध्यान से देखना, और प्रोडक्ट साइड में Fe कितना है? 3। तो अगर मुझे दोनों साइड बराबर करना है तो मेरे हिसाब से क्या करने की जरूरत है? भाई मैं इस 3 को डिलीट तो कर नहीं सकता। सर आपने क्लियर कर दिया, इस डिब्बे के बाहर ही जो करना है वो करना है, तो सर आप यहां लिखोगे 3। यही तो करूंगा मैं, लॉजिक है। अच्छा, फिर इधर आए, फिर हमने चेक करना स्टार्ट किया कि अच्छा चलो ऑक्सीजन कितना है, किसी को भी पकड़ लो, ऐसा कुछ है नहीं, वैसे रैंडमली है कि क्वेश्चन में पहले हमेशा ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन से ही बैलेंस करते हैं। बट दोस्त जब तुम सीख जाओगे तो तुम्हें ये सब कुछ रोक नहीं पाएगा, तुम कहीं से शुरू करोगे सब बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे मैं मान लेता हूं कि मैंने ऑक्सीजन देखा, इधर ऑक्सीजन कितना है? अरे इधर तो ऑक्सीजन 1 है, इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। तो अब मेरे को क्या करने की जरूरत है? सर उसको 4 करने के लिए मुझे इसमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये 4 से मल्टीप्लाई इस H में भी होगा, इसी 4 से मल्टीप्लाई इस O में भी होगा। तो O तो हो गया कितना? 4। H कितना हो गया इस मल्टीप्लाई के बाद? हमेशा ध्यान रखिएगा, जब बैलेंस आप करते हैं सबसे पहले दिक्कत किसको होती है? पड़ोसी को। जब आप जीवन में अच्छा करते हो सबसे पहले दिक्कत होती है पड़ोसी को। तो जैसे ही ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, पड़ोसी वाले हाइड्रोजन भैया बोले अरे मैं तो डिस्टर्ब हो गया। तो कितने डिस्टर्ब हो गए? अभी हाइड्रोजन हो गया 8। ध्यान से देखो, H2 था मतलब 2H, 4 का मल्टीप्लाई किया, अभी कितने हो गए? 8। इधर कितने? 2।
क्या फेंक के मारे दोस्त कि 8 हो जाए? कॉमन सेंस है सर 4। ये लीजिए, अब आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। आसान काम है, बस आपको ध्यान से चेक करना है, लिखते चले जाइए, पड़ोसी बैलेंस करते चले जाइए, बस अपने आप एक टाइम पे देखेंगे आप सब बैलेंस हो जाएगी। तो भैया जी ये सिंपल सी रिएक्शन है, ये आपको बैलेंस मैंने कर दी, ये उसका फाइनल आंसर भी था, आप मैच कर सकते हैं, करेक्ट है। ठीक है, तो आप बैलेंसिंग ऑब्वियसली आपको आती है, मैंने बस छोटा सा रिवीजन कराया है। अगर आपको लोचा है बैलेंसिंग की तो ऑब्वियसली बैलेंसिंग की डिटेल्ड वीडियो हम लोगों ने बना दी है। अब कैसे आना है आप कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट करिए, मैं बताता हूं आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाऊं, आप प्रैक्टिस कर लेना, जो भी समस्या होगी कमेंट में डालना दोस्त। और ये ऑब्वियसली मैं कहता हूं, चलो ये टारगेट है तुम्हारा, जो तुमको सबसे मुश्किल रिएक्शन लगती होगी वही कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसकी बैलेंसिंग आपको बता दूंगा फटाक से। ठीक है, ठीक ठीक, अरे 1 2 3 लिख देना भाई, चलो वो भी बता दिया। ऐसा क्या टेंशन ना लो दोस्त, मैं हूं तो केमिस्ट्री की टेंशन मुझे दो, तुम्हें लेने की जरूरत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। आपने बोला ठीक है सर, बात तो समझ में आ गया, हिट एंड ट्रायल मेथड से रिएक्शन बैलेंस हो गई, और ये आपको बात समझ में भी आ गई कि ठीक है ये है बढ़िया मेथड और इससे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, पक्का समझ में आ गया? ध्यान से देखिएगा, ये अपना भाई है ना, टेंशन में आ गया था कि कैसे समझाएं तुम्हें, तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड से तुमने बैलेंसिंग सीख ली। आगे बढ़ रहा हूं। अब सवाल ये है कि सर जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ चेंजेस होते होंगे, भाई हमें कैसे पता चलेगा केमिकल रिएक्शन हो रही है ना? तो हमको जो टॉपिक है वो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, है ना, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो चलिए मैं आपको जल्दी से याद दिलाता हूं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो क्या क्या हो सकता है। हो सकता है कोई गैस निकले, मतलब एवोल्यूशन ऑफ गैस। हो सकता है कोई पीपीटी बने, मतलब फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। हो सकता है दोस्त कलर में चेंज हो, चेंज इन कलर। हो सकता है स्टेट में चेंज हो जाए, चेंज इन स्टेट, है ना। हो सकता है टेम्परेचर में चेंज हो जाए, चेंज इन हीट। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन की, कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो इनमें से कुछ जरूर हो रहा होगा। हो सकता है 2-4 चीजें भी हो रही हो, लेकिन कम से कम एक जरूर होगा, तभी वो केमिकल रिएक्शन है। क्या? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट, चेंज इन हीट। कम ऑन, एक बार और चलो मेरे साथ। क्या क्या? फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन हीट। इनमें से कुछ हो रहा है, मतलब इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, है ना। चलो फटाक से देखना शुरू करो, मैं एक एक एग्जांपल के साथ आपको अपडेट कर रहा हूं। पहला कह रहा है या तो चेंज इन स्टेट होगा। स्टेट चेंज का मतलब देखिए, सॉलिड था, जब लिक्विड में आया तो क्या हुआ, स्टेट चेंज हो गया। लिक्विड से गैस में गया, फिर स्टेट चेंज हो गया। ये प्रोसेस आपको पता है। जब सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। जब सॉलिड गैस में चेंज होता है तो क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। जब लिक्विड चेंज होता है गैस में तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन। उल्टा भी है, कंडेंसेशन। इसका उल्टा क्या है, फ्रीजिंग। इसका उल्टा क्या है, डिपोजिशन। या ये सब्लिमेशन, दोनों उल्टा मतलब सब्लिमेशन ही कहलाता है। आप डिपोजिशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, आपको पता था, बस मैंने इसलिए रखा कि आपको मजा आए थोड़ा। तो पहला क्या था, चेंज इन स्टेट, आपने नोटिस किया। दूसरा कह रहा है हो सकता है चेंज इन कलर भी हो। ये देखिए आपके सामने लाइव रखा है, कलर चेंज हो रहा है, तो हो सकता है केमिकल रिएक्शन हो तो चेंज इन कलर हो रहा हो दोस्त। तीसरा कह रहा है हो सकता है गैस का एवोल्यूशन हो। ये देखिए, हो सकता है एवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा हो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। हो सकता है क्या चेंज हो रहा हो, चेंज इन टेम्परेचर। ये देखिए, पहले आपने आइस रखा हुआ, फिर आप टेम्परेचर उसको मिला, वो देखिए वाटर में चेंज हो गया। हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, या एक ऑप्शन और भी है, ये हो सकता है प्रेसिपिटेट बन रहा हो। ये चेक करिए ध्यान से, है ना। ये सोल्यूशन था, हमने जैसे ही उसमें ऐड किया, ये देखिए फॉर्मेशन ऑफ क्या होने लगा, प्रेसिपिटेट। तो फिर से ये क्या है, 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनमें से कुछ ना कुछ गारंटीड हो रहा होगा, तभी वो केमिकल रिएक्शन है, अदरवाइज नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर में एक ही हो सकता है, एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको केमिकल रिएक्शन में मिल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैं उठाता हूं कुछ भयंकर और फेवरेट वाले एग्जांपल्स, जो आपके बुक्स में भी हैं, एनसीईआरटी में भी हैं, एग्जाम्पलर में भी है, पीवाईक्यूज में भी पूछे गए हैं। मैं उन्हीं एग्जाम्पल्स को उठाता हूं, थोड़े से उसके ऑब्जर्वेशन बताता हूं, मजा भी आ जाएगा। ये तो चलो आपने एनिमेशन एंड पीपीटी के फॉर्म में देखा कि अच्छा हाँ हो रहा है, मजा आया आपको, थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ा आपका। अब आते हैं आपके एग्जाम्पल्स पे, जो आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो दोस्त सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो कहता है चेंज इन कलर। तो कहता है बड़ा सिंपल है, आयरन को जब हम कॉपर सल्फेट के साथ ट्रीट कराते हैं, कॉपर सल्फेट जो पहले क्या था, ब्लू कलर का था, जैसे ही रिएक्शन होती है ये बन जाते हैं FeSO4 प्लस कॉपर, और आपके सोल्यूशन का कलर किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में। किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का एक सोल्यूशन है, आप उसमें आयरन की नेल डिप्ड करो, है ना। ये पूरा एक्सपेरिमेंट इसी बोर्ड पे मैंने डिटेल्ड में एक्सप्लेन किया विद द प्रॉपर एनिमेशन।
वो डिटेल्ड वीडियो में है, ये वन शॉट है, तो मैं आपको सिर्फ अपडेट कर रहा हूं। मैंने बोला ना आपको, आपने थोड़ा पढ़ा है, बस आपको पॉलिश कर रहा हूं, है ना, साफ तो है आप, बस आपको चमका रहा हूं मैं, ठीक है। ठीक, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मैंने कहा कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का सोल्यूशन था, उसमें आपने आयरन नेल को डिप कर दिया। अब आपको थोड़ी देर बाद क्या दिखेगा कि जो आपको सोल्यूशन का कलर ब्लू था, अब वो कैसा हो चुका है, ग्रीन। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शन हो गई, और ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। याद रखिएगा इन रिएक्शंस की ऑब्जर्वेशन को, चेंज इन कलर हुआ है, कहां से कहां, ब्लू से पहुंच गए हैं भाई साहब ग्रीन में, ठीक है। वैसे तो मैं ये टर्म बोलने वाला नहीं था, लेकिन मैं आपको अपडेट करता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं किस टाइप की रिएक्शन है, अब जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है चैप्टर, रिवीजन के मोड में बैठे, उन्हें पता है कि सर ये तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट है ना, है ना। चलिए आगे बढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये तो चेंज इन कलर का एग्जांपल था। दूसरा कह रहा चेंज इन टेम्परेचर। हमने लिया CaO, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम पता है तुम्हें, चलो कमेंट में लिख के बताना कि CaO का कॉमन नेम क्या है। मैं नहीं बता रहा हूं, ये तुम्हारा काम है, तुम अपडेट करोगे कि देखता हूं कितने लोगों को पता है। CaO ने H2O के साथ रिएक्ट किया, उन्होंने बना लिया CaOH का ट्वाइस। हाँ भाई साहब, हुआ क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसी को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, और ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे पता चला? देखो साथ में लिखा है प्लस हीट, मतलब साथ में हीट भी निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या चेंज हुआ? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो ये एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक था। फिर मैंने आपकी बुक की इंपॉर्टेंट रिएक्शन उठाई है ना। आपको लगता है सर ये वाला भी एक्सपेरिमेंट आपने डिटेल वीडियो में कराया है, बेहतरीन तरीके से, पूरा प्रॉपर एनिमेशन के साथ एक एक स्टेप, आप वहां से जाके देख सकते हैं। लेकिन पहला काम क्या है, आप मुझे CaO का कॉमन नेम कमेंट बॉक्स में ऐड करेंगे। तीसरी रिएक्शन पे आते हैं। तीसरा कह रहा है चेंज इन स्टेट। अच्छा, स्टेट मतलब यूपी MP की नहीं बात कर रहा हूं भाई साहब, सॉलिड लिक्विड गैस की बात चल रही है। तो H2 था गैस, O2 था गैस, भाई लोग गले मिले, बन गया H2O, अरे ये तो लिक्विड हो गया। मतलब केमिकल रिएक्शन में क्या हो गया, स्टेट में भी चेंज हो गया, है ना। ये किसका एग्जांपल है, चेंज इन स्टेट। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। कह रहा है जब जिंक H2SO4 से रिएक्ट करेगा, जिंक बोले तो जिंक एलिमेंट का नाम है, H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक वाले भैया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा जिंक सल्फेट। मैं नाम इसलिए बोल रहा हूं कि अगर कुछ मिसिंग भी हो तो आप क्लियर हो जाओ। जिंक सल्फेट, और प्यारे बच्चे कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन गैस। ओहो, गैस इवॉल्व हुई, ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन है, इसीलिए रिएक्शन यहां लिखी हुई है। तो यह है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। H2 का ऑब्जर्वेशन क्या है, अगर हाइड्रोजन गैस निकलेगी तो हमें कैसे पता, पहला अगर मैं इसको बर्न करूं तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, बर्न विद द पॉप साउंड। और दूसरा अगर प्योर हाइड्रोजन है तो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगी। कैसे, ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होती है, ठीक है। एडिटिव इंफॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, काम आएगा आपके, ठीक। अगला देखिए, अगला कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। हमने लिया लेड नाइट्रेट, हमने लिया लेड नाइट्रेट, उस पर फेंक के मारा KI, पोटेशियम आयोडाइड। अभी थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन दिखा रहे थे ना, मिलाने पे येलो कलर का PPT बना था एनिमेशन में, ये यही वाली रिएक्शन थी कि लेड नाइट्रेट पे जब हम ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड तो भैया बना लेते हैं लेड आयोडाइड। लेड ये स्मॉल भी है, ये है लेड आयोडाइड, यही है दोस्त येलो कलर का। ये जो PPT आपको दिख रहा था पिछले वाले स्लाइड्स में, वो यही बन रहा था, लेड आयोडाइड, और साथ में बन जाता है पोटेशियम नाइट्रेट। साथ में क्या बन जाता है, पोटेशियम नाइट्रेट। तो अगर आपको PPT भी दिख रहा है, मतलब ये भी एग्जांपल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स थे, एनिमेशन के थ्रू समझाया और कुछ एग्जांपल्स लिए, और एग्जांपल्स वही लिए हैं जो आपकी बुक में है और इंपॉर्टेंट है। मैंने कोई फर्जी एग्जांपल नहीं लिया कि आप पढ़ें तो आपका फायदा भी हो जाए, आपको लगे कि हाँ कुछ आज अचीव किया, आज कुछ गेन किया, पढ़ने के बाद लगे कि हाँ यार चैप्टर तो आ गया मेरे को, ठीक है। तो ये क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन और उनके एग्जांपल्स थे, ठीक। मेरी बात ध्यान से सुनेगा, आपको यहीं पे इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी अपडेट कर देता हूं। इंडोथर्मिक मतलब, कह रहा थर्मिक मतलब हीट, इंडो मतलब चाहिए, ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट चाहिए उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक मतलब ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें होने के बाद हीट निकले, जैसे अभी आप पढ़ रहे थे चेंज इन टेम्परेचर वाला, ये प्लस हीट लिखा था, ये कौन सी रिएक्शन थी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन थी प्यारे बच्चे, ये थी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और इंडोथर्मिक मतलब जिसमें निकले नहीं, जिसको होने के लिए रिक्वायर्ड हो। फटाफट देख लीजिए, इंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या कह रहा है, आपके पास एक कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, हेलो इसका भी कॉमन नेम है, इसका भी कॉमन नेम है, बड़ा मैं बता तो सकता हूं लेकिन मैं चाह रहा हूं अपनी इन्वॉल्वमेंट बढ़ाएं आप। जैसे CaO का कॉमन नेम आपने लिंक कमेंट बॉक्स में डाला है, आप फिर से वीडियो पॉज करिए और फटाक से जाइए CaCO3 का नाम बताइए मेरे को क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम है, CaCO3 का कॉमन नेम क्या है,
देखते हैं कितनी तैयारी के साथ वन शॉट में बैठे हैं। मुझे चेक करना कितने लोग कमेंट करते हैं कि CaCO3 का कॉमन नेम क्या है। मैं होल्ड कर दिया, छोड़ दिया, मैं नहीं बता रहा हूं, ठीक है, आप कमेंट करना। तो कह रहा CaCO3 को जब हम हीट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं हीट के प्रेजेंस में, तो ये भाई साहब बनाते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन नेम आप लिख चुके होंगे अभी तक, और दूसरा CO2 गैस रिलीज होती है। कैसे पता CO2 निकला? जैसे H2 निकलता है, पॉप साउंड, पेल ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है, वैसे CO2 का कैसे पता चलेगा? सर CO2 वाली तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। CO2 क्या करता है? CO2 क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। क्या करता है? लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। आपको पता है ये जो मैं लाइन बोल रहा हूं, वो वाली इक्वेशन इस पूरे एग्जांपल्स में एक जगह लिखी भी हुई है कि वो लाइम वाटर को मिल्की कर दे रहा है। आप मुझे ये भी बताना कि कौन से नंबर पे लिखा हुआ है। ये जो मैं बोल रहा हूं कि CO2 गैस लाइम वाटर को मिल्की कर देता है, क्या आप पहचान गए कि नहीं कि कौन से ऑब्जर्वेशन में लिखा है? ठीक, वहीं से आपको पहले सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, आपका काम बन जाएगा, है ना? तो आप नोटिस करिएगा, है ना, यहां पे ये लाइम वाटर मिल्की वाली रिएक्शन है, उसका एक स्टेप लिखा है, लाइम वाटर बनाया गया है, अब उसमें CO2 फेंक के मारेंगे तो वो लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। आप मुझे बताइएगा इसमें से कौन सा है, ठीक है, पक्का। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन के कुछ फेवरेट एग्जांपल्स। उम्मीद करता हूं एनिमेशन एंड एग्जांपल्स के थ्रू प्रॉपर्ली आपके दिमाग में अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, तो ये इंडो और ये एक्सोथर्मिक एग्जांपल्स पहले ही है। देखिए और भी एग्जांपल मैंने लिख दिया, जैसे कि फोटोसिंथेसिस तब तक नहीं होगी जब तक सनलाइट ना हो, मतलब सनलाइट चाहिए, चाहिए मतलब हीट चाहिए, चाहिए मतलब इंडोथर्मिक। तो फोटोसिंथेसिस भी एक तरीके का इंडोथर्मिक रिएक्शन है। वैसे ही डाइजेशन और रिस्पिरेशन जो अपने बॉडी में हो रही है वो एक तरीके का एक्सोथर्मिक है ना, खाने का डाइजेशन होना एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, रिस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आप ये भी ध्यान रखिएगा। डन है? पक्का है? पक्का है, जो बता रहा हूं लकीर पत्थर की, यही आना एग्जाम में, यही एग्जाम्पल्स रिपीट होंगे, ध्यान रखना। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आपने बोला ठीक है सर मेरे को कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन का पक्का हो गया, सारे कैरेक्टरिस्टिक पता हो गए और रिएक्शन भी आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, मेरे को क्लियर हो गया क्या ऑब्जर्वेशन मिल रही है, क्या चेंजेस दिख रहे हैं। अब दोस्त आ रहे मेन कहानी पे कि केमिकल इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है। तो ये तो ठीक है, क्या नहीं पता चलता वो भी जानने की जरूरत है। कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हो तो देख के तुम क्या बता सकते हो? रिएक्टेंट कौन है, प्रोडक्ट कौन है, उनकी स्टेट्स क्या है, कंडीशंस क्या है, डायरेक्शन रिएक्शन की क्या है। क्या नहीं बता सकते? कितनी देर में कंप्लीट होगी? कोई रिएक्शन देके बता सकते हो कितनी देर में कंप्लीट हो जाएगी? नहीं, है ना? आप ये बता सकते हो किस स्पीड से रिएक्शन हो रही है? नहीं। तो कुछ जैसे केमिकल इक्वेशन कुछ इंफॉर्मेशन देता है, वैसे केमिकल इक्वेशन की कुछ लिमिटेशन भी हैं। जैसे ये केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, हमें रिएक्टेंट दिख रहा है, प्रोडक्ट दिख रहा है, कंडीशंस दिख रही हैं, इनके स्टेट्स दिख रहे हैं, लेकिन क्या नहीं दिख रहा है दोस्त? वो हमें नहीं बता रहा है कि इनके कॉन्सेंट्रेशन कितने कितने हैं। देखिए आप कॉन्सेंट्रेशन का आइडिया नहीं लगा सकते। कॉन्सेंट्रेशन मतलब कितना मोल पर लीटर में प्रेजेंट है, ये तो हमें कहीं नहीं दिख रहा। हमें ये नहीं पता चलेगा कि किस स्पीड से केमिकल रिएक्शन हो रही है। ऑब्वियसली इसको देख के स्पीड का आइडिया कैसे लगेगा? नहीं लगेगा। हमें ये नहीं पता कि इस रिएक्शन में चेंज इन अगर कलर हो रहा है तो क्या दिख रहा है। ये इस रिएक्शन को देख के आपको लग रहा है कि कलर में चेंज हो गया है, वो तो जब आप एक्सपेरिमेंट कराएंगे ऑब्जर्वेशन में आपको दिखेगा ना। तो मतलब ये हमें अब क्या नहीं बता सकता कि चेंज इन कलर अगर रिएक्शन में हो रही हो तो वो हमें रिएक्शन देख के तो नहीं पता चलेगी, रिएक्शन करके ही पता लगेगी। हमें रिएक्शन देख के ये नहीं पता चलेगा कि ये खत्म कब होगी, कितनी देर में कंप्लीट होगी, है ना। कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन का भी हमें आइडिया नहीं लगेगा। तो ये सब क्या है? ये थी कुछ लिमिटेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। तो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट बात किसके बारे में? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। अभी तक जो भी बातें की है वेरी इंपॉर्टेंट वो भी हैं, बट मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन यहीं से आती है और सवाल भी यहीं से बनते हैं। तो कितने टाइप्स की केमिकल रिएक्शन है मैं पहले भी ये बात आपको बता चुका हूं, फिर भी आते हैं। अभी हम बात करने जा रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एडिशन, कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रेडॉक्स रिएक्शन। हम बात करने जा रहे हैं एक्सो, एंडो, होमोजेनस, हेट्रोजेनस, ये सब मैंने डिटेल वीडियो में बताया है। वन शॉट में अभी बात करने जा रहा हूं मैं सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। जब मैं केमिकल रिएक्शन को डिस्टिंग्विश करता हूं, क्लासिफाई करता हूं, तब तो कौन कौन सी, प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लो। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कौन सी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये देखिए आप खुद ही आपका जवाब आएगा। एक मेरे पास है ए वाले भैया, फिर हमने इसमें क्या ऐड किया है बी वाले भैया, दोनों लोग मिलकर क्या बना लिए ए बी। क्या लग रहा है आपको ये कौन सी केमिकल रिएक्शन हो सकती है? सर ये लोग तो ऐड हो रहे हैं, कंबाइंड हो रहे हैं। ओ इसका मतलब ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या इसी को बोलते हैं प्यारे बच्चों एडिशन रिएक्शन, या इसी को हम बोलते हैं कभी कभी डायरेक्ट सिंथेसिस।
क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सिंथेसिस। कैसे लिखे सर? बड़ा सिंपल है, कह रहा है ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड हो और फॉर्म करे एक सिंगल प्रोडक्ट, उसको बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई इस बात को बोलने में कितना बड़ा काम है। द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर देन वन रिएक्टेंट गेट कंबाइंड एंड फॉर्म अ सिंगल लार्जर प्रोडक्ट। अब छोटे छोटे लोग जुड़ेंगे तो बढ़ने का तो बड़ा ही ना, बस यही आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डिफिनीशन हो गई। आती है डिफिनीशन, ये मत सोचना कि एग्जांपल बस अपडेट कर लें, डिफिनीशन भी आती है तो लिखना सीख लो ना, कितनी बड़ी बात है ये बताओ। द कह रहा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड हो और बने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। क्या लिखा है देखिए ध्यान से, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट गेट कंबाइंड एंड फॉर्म अ सिंगल लार्जर प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये जो जुड़ रहे हैं दोस्त, वो हो सकता है दोनों एलिमेंट हो, तो ये जो रिएक्शन का टाइप हो जाएगा वो हो जाएगा E प्लस ई टाइप। हो सकता है एक एलिमेंट हो एक कंपाउंड हो, वो हो जाएगा E प्लस सी टाइप। हो सकता है जो जुड़ रहे हैं दोनों ही कंपाउंड हो, तो वो हो जाएगा C प्लस सी टाइप। मतलब आपकी कॉम्बिनेशन, या जिसको मैं बोल रहा हूं एडिशन, या मैं जिसको बोल रहा हूं सिंथेसिस, ये तीन तरीके से क्लासिफाई हो गई है। E प्लस ई मतलब जो कंबाइंड हो रहे हैं दोनों एलिमेंट है, E प्लस सी एक एलिमेंट है एक कंपाउंड है, और C प्लस सी दोनों ही क्या है? कंपाउंड है। जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन, तो आप फटाफट मन में क्रॉस चेक करते रहिएगा कि किस टाइप का है, E प्लस ई है, E प्लस सी है या C प्लस सी है। ठीक है, डन है। कॉम्बिनेशन क्लियर है? जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड हो और फॉर्म करे सिंगल लार्जर प्रोडक्ट, उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं एडिशन। सिंपल है, मुझे पता है सिंपल है, ध्यान से सुन लीजिएगा। आइए फटाफट एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है CaO प्लस H2O। हमने लिया, मिल गया तुम्हें जवाब, ये है क्विक लाइम। उम्मीद करता हूं तब तक आप कमेंट कर चुके होंगे, एडिट मत करना, बहुत मारूंगा, वही वाला मुझे चाहिए जो आपको पता है। क्विक लाइम पे जब मैं वाटर ऐड करता हूं H2O, तो भैया क्या बना लेता है? स्लेक्ड लाइम। देखो एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइंड हुए हैं और जो प्रोडक्ट बना है वो सिर्फ एक ही बना है। कॉम्बिनेशन पहचानना एकदम सिंपल सा काम है। आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन दिखे और उसमें आपको सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट दिखे, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट दिखे, आप समझ लेना वो रिएक्शन किसका एग्जांपल है? कॉम्बिनेशन का। पूछता है पहचानने के लिए, पहचानिए किस टाइप की रिएक्शन है। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट दिखे, आप समझ लेना वो क्या है? कॉम्बिनेशन। यहां पे क्या हुआ? क्विक लाइम पे जब हमने H2O में डिसॉल्व किया, चूना, क्विक लाइम मतलब चूना, वो सफेद वाला चूना जो दुकानों के बाहर फेंका होता बोरी में, भाई वही वाला ही है। जब चूने को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो बना लेता है स्लेक्ड लाइम, या इसी का कॉमन नेम क्या है? चलो मैं बता देता हूं, इस बार रहने देते हैं, लाइम वाटर। यही है लाइम वाटर। ये किसका एग्जांपल है बताओ? E प्लस ई है, C प्लस सी है, E प्लस सी है। सर ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है। सर ये C प्लस सी का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? C प्लस सी टाइप का एग्जांपल है। पहचानते रहिएगा। क्विक लाइम डिसॉल्व हुआ वाटर में, बना लिया स्लेक्ड लाइम। किस टाइप की रिएक्शन है? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, कम ऑन जल्दी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। मतलब जिस भी कंटेनर में रिएक्शन हो रही है, आप टच करोगे वो कंटेनर आपको गर्म पता चलेगा। क्यों? क्योंकि जब ये रिएक्शन हुई तो हीट रिलीज हुआ है ना। हर रिएक्शन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें मैं बोल रहा हूं एकदम ध्यान से सुनेगा, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। दूसरी रिएक्शन में ध्यान देते हैं। कह रहा है इसी स्लैग्ड लाइम पे, अभी थोड़ी देर पहले आया था, जब मैं CO2 फेंक के मारूंगा, CO2 का ऑब्जर्वेशन, तो ये लाइम वाटर क्या हो जाएगा? मिल्की। मिल्की क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बना लेता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। इसका कॉमन नेम फिर से आपके लिए काम कमेंट बॉक्स में ऐड करिएगा, CaCO3 का कॉमन नेम क्या है, और साथ में बनता है H2O। तो अगर आपसे पूछे कि लाइम वाटर मिल्की हो जाती है, वो रिएक्शन कौन सी है? यही वाली है। ठीक है, लाइम वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? मिल्की में कन्वर्ट हो गया। समझ में आता है? ये किस टाइप का एग्जांपल है? सर ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, ये भी है C प्लस सी टाइप का एग्जांपल। चलिए सारे इंपॉर्टेंट ले रहा हूं मैं। हमने लिया कार्बन, हमने फेंक के मारा ऑक्सीजन, भाई लोग गले मिल लिए, बन गया CO2। सर एक ही प्रोडक्ट है, मतलब कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन किस टाइप का है? सर कार्बन क्या है? एलिमेंट। ऑक्सीजन भी क्या है? एलिमेंट ही है, मॉलिक्यूल के फॉर्म में है लेकिन है एलिमेंट। जब एक से ज्यादा आइटम मिलेंगे तभी मैं कंपाउंड बोलूंगा। ठीक है, एक ही जैसे एलिमेंट भी एक से ज्यादा मिलते हैं तो उनको हम होमो एटॉमिक बोलते हैं। होमो एक ही जैसे है ना, तो हम हेट्रो वाले को बस कंपाउंड बोल रहे हैं फिलहाल के लिए। तो ये किस टाइप का है? E प्लस ई टाइप की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब कार्बन और ऑक्सीजन गले मिलेंगे तो बन जाएगा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अगली रिएक्शन देखो, कह रहा है जब अमोनिया NH3, ध्यान रखिएगा, अमोनिया में जब रिएक्ट करता है HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जब भाई को पानी में डिसॉल्व कर देते तो क्या बन जाता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिफरेंस पकड़ना, HCl गैस था, जैसे ही पानी में डिसॉल्व किया भाई बन गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अभी क्या था? अमोनिया गैस और HCl गैस को जब गले मिलाते हैं तो भैया यहां बना लेते हैं, नाम इंपॉर्टेंट है, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड, फिर से बोलो, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। और यहां ऑब्जर्वेशन के नाम पे क्या मिलता है? डेंस
व्हाइट फ्यूम्स। क्या बनेगा? डेंस व्हाइट फ्यूम्स। ये किस टाइप का है सर? ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है सर, ये C+C टाइप का है। इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन क्या है? डेंस व्हाइट फ्यूम्स बनेगा। ठीक ठीक, पक्का, क्लियर? एक मजेदार चीज पूछ लूं, ये मतलब मैं बहुत लोगों को नहीं पता होगा, आपको ढूंढ के जवाब देना पड़ेगा। आप तुरंत आप पॉज करके सोचो कि कमेंट में लिख दें कि सर आपने पूछा, तुरंत बता दिया, मेरे को आता होगा, नहीं आता होगा आपको। NH4Cl का भी कॉमन नेम होता है। चलो ढूंढ के जवाब देना आराम से, है ना, ढूंढ के जवाब देना। चलो लिख के बताना मेरे को NH4Cl का कॉमन नेम क्या है। तो ये क्या है? ये मैंने कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके बुक में है, जो PYQs में पूछे गए हैं, मैंने उसको आपके सामने रख दिया है। आप पहचानना भी सीख गए होंगे। हर रिएक्शन का कुछ ऑब्जर्वेशन था, वो भी मैंने आपको अपडेट कर दिया है। यहाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी, कंटेनर जो था वो गर्म हो गया था। ये लाइम वाटर को मिल्की कर दिया था, क्या बना था? कैल्शियम कार्बोनेट बना था। ये C+O2 CO2, यहाँ कोई खतरनाक ऑब्जर्वेशन नहीं है, बस एक पहचानना है कि ये E+E टाइप का है और ये C+C टाइप का कॉम्बिनेशन है। लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट थी, क्या? डेंस व्हाइट फ्यूम। और यहाँ पे मैंने एक बढ़िया सा क्वेश्चन भी पूछ दिया है, बहुत कम लोगों के जवाब आएंगे, मुझे पहले से पता है। देखते हैं कौन कौन सुपरस्टार है अपने। ठीक, और एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं। ये क्या है? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। उस पर भाई हमने फेंक के मार दिया ऑक्सीजन, तुरंत भाई लोग गले मिल लिए, बना लिए कार्बन डाइऑक्साइड। किस टाइप का एग्जांपल? कम ऑन सर, ये कंपाउंड है लेकिन ये एलिमेंट है, मतलब ये E+C टाइप का एग्जांपल है। अरे मैं E पहले लिखूं C बाद में, या C पहले लिखूं E बाद में, एक ही बात है ना? ये छोटे बच्चों वाला सवाल नहीं। ये क्या है? C+E या E+C टाइप का कॉम्बिनेशन का एग्जांपल है। ये है आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जब एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन हो और बनाए एक ही सिंगल लार्जर प्रोडक्ट, तो वो रिएक्शन कहलाती है कॉम्बिनेशन। और ये है कॉम्बिनेशन के कुछ धमाकेदार, कुछ खतरनाक, कुछ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स विथ देयर ऑब्जर्वेशन, विथ देयर कॉमन नेम। ये मैंने आपके लिए अपडेट कर दिया। इसके बाहर नहीं आएगा रे भाई, तू टेंशन मत लो, बस यही पढ़ना है तुम्हें ईमानदारी के साथ, हो गया काम अपना। चलो दूसरे पे आते हैं। दूसरी रिएक्शन जो हमें पढ़नी है वो है डीकंपोजिशन। अब किसी चीज को तोड़ने की बात हो रही है। देखो, डी मतलब डिलीट, डिस्टर्ब कर देना है, और कंपोजिशन मतलब जिससे मिलके बना है, वो जिससे मिलके बना है उसके कंपोजिशन को डिस्टर्ब कर देना है। तो भाई फूक मार के तो होगा नहीं कि मैं एक कंपाउंड रखूं और तुम उसके धीरे से कान में जाके बोलो भाई टूट जाओ, और वो टूट जाएगा। ऐसा तो दोस्त होने वाला नहीं है। उसके लिए हमें चाहिए, तोड़ने के लिए हमें चाहिए एनर्जी। तो जो डीकंपोजिशन रिएक्शन है, ये देखिए मेरे पास था AB, मैंने भाई को एक कंटाप मार दिया, मतलब कंटाप नहीं, मतलब यहां तो कुछ और ही बात होगी, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूं। भैया जी ब्रेक डाउन हो गए A में और B में, और ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं डीकंपोजिशन। मतलब पहचानो, कहता है जब एक सिंगल लार्जर रिएक्टेंट किसमें एक से ज्यादा स्मॉलर प्रोडक्ट में टूट जाए, उस केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं डीकंपोजिशन। पढ़ लीजिए डेफिनेशन क्या लिखा है। कह रहा था केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड इज स्प्लिट इनटू 2 और मोर सिंपल सब्सटेंस, उसको बोलते हैं डीकंपोजिशन। ये तो बुक वाली लैंग्वेज में रख दिया मैंने आपके लिए डेफिनेशन। बोलने वाली लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं कि व्हेन अ सिंगल लार्जर रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू मोर देन वन स्मॉलर प्रोडक्ट, the reaction is called as decomposition. The reaction is called as decomposition. लेकिन सही बोल रहे हैं सर आप, ये अपने आप तो नहीं टूटेगा। तो दोस्त, हमें जरूरत पड़ेगी हीट की, हमें जरूरत पड़ेगी लाइट एनर्जी की, हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की। थोड़ा सा लगा देते हैं आग। हमें जरूरत पड़ेगी हीट की, हमें जरूरत पड़ेगी लाइट एनर्जी की, हमें जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिसिटी की। और उसी के बेसिस पे हमने डीकंपोजिशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो हीट वाला है, हीट के प्रेजेंस में हो रहा है, उसको बोलते हैं थर्मल डीकंपोजिशन। मेरे साथ बोलते रहना मन में, हीट के प्रेजेंस में डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। लाइट के प्रेजेंस में जो डीकंपोजिशन हो रही है, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। और जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में हो रही है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिकल डीकंपोजिशन। कम ऑन, फिर से ध्यान से देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इनके एग्जांपल्स। फिर से मैं कह रहा हूं, जो डीकंपोजिशन हीट के प्रेजेंस में होगी, थर्मल डीकंपोजिशन। जो डीकंपोजिशन सनलाइट के प्रेजेंस में होगी, फोटोलिटिक डीकंपोजिशन। और जो डीकंपोजिशन इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में होगी, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। कोई तकलीफ नहीं, आसान है। अब आते हैं दोस्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके एक एक एग्जांपल पे, और फटाफट पहचानेंगे, ऑब्जर्वेशन पे बात करेंगे। सबसे पहले, क्या ये केमिकल रिएक्शन डीकंपोजिशन है? हाँ है सर। जैसे कॉम्बिनेशन पहचानना एकदम आसान था, सिंगल प्रोडक्ट हो, वैसे डीकंपोजिशन पहचानना भी एकदम आसान है, जिसमें सिंगल, जिस भी केमिकल रिएक्शन में आपको सिंगल रिएक्टेंट दिखाई दे, प्यारे बच्चों समझ लेना वो क्या है, डीकंपोजिशन। सिंगल रिएक्टेंट है, हाँ है। तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमन नेम लाइमस्टोन। चीटिंग मत करना, मैंने बोला था उसी टाइम लिख देना, अब मत जाके कमेंट में लिखना लाइमस्टोन।
है ना, अब तो चीटिंग हो गई भाई। ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम क्या है, लाइमस्टोन। जब मैं लाइमस्टोन को हीट करता हूं तो वो क्या बनाता है, CaO, क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किसका एग्जाम्पल है सर, चूंकि यहां पे हीट लिखा है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन। शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। आप सारे नाम देखिए, ऑब्जर्वेशन पकड़िए और फट पहचानिए किस टाइप का डिकम्पोजिशन है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी, ध्यान रखिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट का ब्रेकडाउन होना इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2 इज अ काइंड ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरी रिएक्शन कह रही है, ध्यान से सुनेगा, कि मेरे पास है FeSO4, फेरस सल्फेट। क्या है, फेरस सल्फेट, या इसका कॉमन नेम है दोस्त ग्रीन विट्रियोल, क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है ना, ग्रीन कलर का क्रिस्टल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल। हमने सिंगल रिएक्टेंट है, मतलब सर क्लियर है, डिकम्पोजिशन तो है, लेकिन सर फिर एरो के ऊपर क्या लिखा है, हीट। ओहो, मतलब भैया जी भी किसका एग्जाम्पल है, थर्मल डिकम्पोजिशन का। बन क्या रहा है, आयरन 2 आयरन 3 ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, साथ में बन रहा है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। ऑब्जर्वेशन क्या है इस रिएक्शन की, चलो ये है तो डिकम्पोजिशन। कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये जो ग्रीन कलर वाले विट्रियोल भैया थे ना, इधर आके क्या हो गए, रेडिश ब्राउन कलर में, क्योंकि आयरन का जो 3 वाला आयन होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ऑब्जर्वेशन पकड़ो ध्यान से, इस रिएक्शन जब होगी तो हमें क्या दिखेगा, ग्रीन कलर का जो विट्रियोल था आपका फेरस सल्फेट, जब इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे भैया जी रेडिश ब्राउन कलर में चेंज हो जाएंगे। ये इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन है ना। देखो दोनों काम आसान कर दिया, पहचानना भी सीख गए, रिएक्शन भी आपके सामने है और आपने इसका ऑब्जर्वेशन भी समझ लिया। ठीक, ध्यान रखेगा, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन ले रहा हूं, ध्यान रखना। तीसरा एग्जाम्पल देखो, FeSO4.7H2O, मतलब वही ग्रीन विट्रियोल। देखो यहां क्या था, साथ में 7H2O नहीं लिखा है ना, तो ये जो भी कंपाउंड है वो वाटर के साथ कलर शो करता है। अब ये FeSO4.7H2O है तो मैं कह सकता हूं कि ये ग्रीन कलर शो कर रहा होगा, बट यहां भी ऑब्जर्वेशन में आपको अगर आया तो आप यही वाला लिखेगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। तो कह रहा है FeSO4.7H2O था, मैंने हीट किया, और हीट करते ही सबसे पहले कौन भागता है, वाटर। इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मेरे साथ बोलो प्लीज, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एक बार और बोलो, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये लूजली बॉन्डेड होते हैं, लूजली, ये कोई बॉन्ड वॉन्ड नहीं बना के बैठे हैं, लूजली बस अटैच्ड हैं। तो जैसे हीट करोगे सबसे पहले यही भाग जाते हैं, है ना। ये आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बस ये नॉर्मल दोस्त है, इसे साथ में खेल वे लेता है। तो जब लड़ाई होगी यही पहले भागता है, ये भैया मेरे को तो कोई मतलब नहीं है ना, दोस्त वाला थोड़ा भागेगा, वो तो रहेगा ही तुम्हारे साथ। तो ये भाई साहब क्या है, लूजली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको हम क्या बोलते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये देखिए, जैसे ही वाटर अलग हुआ भैया जी कैसे हो गए, कलरलेस। वाटर के साथ कैसे थे, ग्रीन। ये ऑब्जर्वेशनल डिफरेंसेस है। और क्या ये डिकम्पोजिशन है, हाँ सर, एक ही सबस्ट्रेट है, एक ही रिएक्टेंट है, ठीक है। यहां क्या लिखा है, हीट। किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, थर्मल डिकम्पोजिशन है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है लेड नाइट्रेट का हमने क्रिस्टल उठाया, कलरलेस होता है, लेड नाइट्रेट कलरलेस क्रिस्टल है, लेड नाइट्रेट नाम बोल रहा हूं, ध्यान रखना। फिर हीट मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन। कैसे पता चला डिकम्पोजिशन है, सर एक ही रिएक्टेंट है, पहचानिए, एकदम आसान काम है। जैसे भैया टूटता है तो बनाता है लेड ऑक्साइड, है ना, साथ में क्या, NO2 और O2, लेड ऑक्साइड बनता है, साथ में NO2 बनता है और O2 बनता है। ऑब्जर्वेशन सुनिए, ये जो NO2 बना है इसका कलर क्या है, NO2 का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर, येलोइश ब्राउन, रेडिश ब्राउन, ये इस कलर की गैस है। PbO क्या है, जब हॉट होता है तो येलो कलर का होता है, और जब व्हाइट होता है तो मतलब कूल है। ये जो PbO बना है दोस्त, जब एकदम गर्म होगा ना, येलो व्हेन हॉट एंड व्हाइट व्हेन कोल्ड। ध्यान रखना, ये ऑब्जर्वेशन है, नहीं पता फटाक लिखो, है ना। ये सब तो दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र हैं एग्जाम के टाइम वाले। तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, और इस रिएक्शन की ऑब्जर्वेशन भी मैंने आपके साथ अपडेट कर दी। एक और रिएक्शन देखिए, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं मतलब फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, तो भैया जी ब्रेक डाउन हो जाते हैं सिल्वर में और ब्रोमीन में। ब्रोमीन भी क्या है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस कन्वर्ट हो जाती है। ये जितने मैं बोल रहा हूं ना, ये सारे रिएक्शंस विद प्रॉपरली डिटेल वीडियो में एक एक रिएक्शन एक एक एनिमेशन के साथ बताइए मैंने। मतलब मैं बोलूंगा ना ब्राउन कलर, तो ब्राउन कलर की गैस निकलती है वहां पे, है ना। वो डिटेल वीडियो बहुत धमाकेदार वीडियोस हैं, लेकिन वो अब आपके पास समय नहीं है ना, क्योंकि आप लास्ट में पहुंच चुके हो, ठीक है। अपने जूनियर्स को बताना वो वहां पहुंचे, या आपको अगर समय होगा तो आप पहुंचेगा। फिलहाल आपके लिए वन शॉट बड़ा जरूरी है, सारे इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ रख दिया मैंने, पर ध्यान से देखते चले जाइए। इन रिएक्शन के बाहर कुछ आएगा आपको लग रहा है, नहीं, सब तो ऐड कर दिया डिकम्पोजिशन में।
तो सबके एग्जाम्पल्स, सबके ऑब्जर्वेशन और किस टाइप का डिकम्पोजिशन है वो मैंने आपके सामने रख दिया। ध्यान रखिएगा, एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा, एकदम सीरियस बैठे रहिए, देखिए तबाही ना मचा दे तो कहिएगा आप। अगला देखिए, ये वही वाला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें मिलता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। कहां मिलता है चलो बता देता हूं। ऑक्सीजन गैस मिलता है एनोड पे, ध्यान रखिएगा ये वाली लाइन, और हाइड्रोजन गैस मिलता है कैथोड पे। ये वाला भी डिटेल वीडियो में प्रॉपर रिएक्शन होते हुए दिखाया है मैंने, ऑक्सीजन गैस निकलते हुए सब बबल्स के साथ दिखाया है मैंने, ठीक है। मैं बार बार आपको लग रहा होगा सर आप प्लीज उसकी याद दिला देने, लग रहा है वहां चले जाएं, इतना डिटेल में इतना बेहतरीन वीडियोस के साथ बात हुई है तो कोई बात नहीं, अभी आप पढ़ लो, मौका जब मिलेगा तो चले जाना, फिलहाल मेरे साथ बने रहो। ये इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल था। कौन सा? कि जब मैं H2O को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता हूं तो बनाता है H2 + O2, दोस्त बैलेंस कर लेना फटाक से, है ना। और ये एग्जांपल हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे, ऑक्सीजन गैस एनोड पे, किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में। किस रेशियो में? 2:1 के रेशियो में निकलेगा, ठीक है, पक्का। अब दिमाग में चल रहा है बात, एकदम फर्स्ट क्लास। चलिए अगले पे आते हैं। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट मतलब ऐसे देखो, इधर देखो, पहले मैं ए बी था, फिर एक सज्जन आए, कौन से भैया? सी वाले भैया। सी वाले भैया ने बोला कि ए वाले भाई साहब को बोला ये मेरी सीट है हट जाओ, और भाई साहब हट गए और बन गए, ए अलग हो गए और बी और सी मिलकर अपना नया कंपाउंड बना लिए, ठीक है। भाई ए बी थे, सी वाले भैया गए ए के पास, बोले ये मेरी सीट है हट जाओ, तो जब भैया जी हट गए तो अब हो गए सी बी और ए अलग हो गया। क्या लग रहा है? डिस मतलब डिस्टर्ब, प्लेस मतलब जगह। इस रिएक्शन में नहीं लग रहा कि अरे यार प्लेस जगह ही डिस्टर्ब हो गया, किसका? ए वाले भैया का। ए वाले भैया पहले बी के साथ थे, लेकिन अभी क्या है प्रोडक्ट में अकेले हो गए, तो डिस्टर्ब हो गई है प्लेस जिस रिएक्शन में, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन आपको पता है इंपॉर्टेंट लाइन क्या है इसमें? ऐसा नहीं कि सी वाले भैया जाके कह देंगे मेरी सीट हट जाओ, है ना। मुन्ना भैया तो है नहीं कि जाके कुछ भी बोल देगा, सामने वाले 2 घंटा मार देगा हट जाएगा। केमिस्ट्री में तभी पॉसिबल है जब सी क्या हो? हाईली रिएक्टिव, और ए क्या हो? लेस रिएक्टिव। केमिस्ट्री में ये तभी ऐसे हो सकता है, सी वाले भैया ए वाले भैया को तभी हटा सकता है जब सी क्या हो? हाईली रिएक्टिव, और ए उसके कंपेयर में क्या हो? लेस रिएक्टिव। मतलब ये मोर रिएक्टिव हो और ये लेस। हाईली में कंफ्यूज मत होना कि सबसे ज्यादा नहीं, इससे मोर हो जाए बस, ये हो मोर रिएक्टिव और ये क्या हो? लेस रिएक्टिव, हो जाएगी रिएक्शन। डेली लाइफ में भी तो यही होता है ना। एक बॉडी बिल्डर जाए, उसको थोड़ा पतला दुबला पतला बच्चा है, उसको बोले भाई मेरी जगह, हट जाएगा वो। लेकिन कोई दुबला पतला जाए उसको बोले तो वो कहेगा हट रे, मार के मुंह तोड़ दूंगा। होता है ना लाइफ में भी, ऐसे इधर भी है। यहां भी जब सी मोर रिएक्टिव होगा तभी ए को हटा पाएगा, अदरवाइज ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। अब सवाल ये कि सर अब मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा मेटल रिएक्टिव है कौन सा नहीं? तो उसके लिए दोस्त आपको जरूरत पड़ती है मेटल एक्टिविटी सीरीज की। किसी हाल में आपको ये लाइन याद होनी चाहिए, मेटल एक्टिविटी सीरीज, टेबल पूरी अच्छे से याद होनी चाहिए। और मेटल एक्टिविटी सीरीज, अच्छा चलो मैं अपडेट करता हूं, पहले डिफिनेशन पे आते हैं। क्या कह रहा है इस रिएक्शन में? क्या कह रहा है? जब एक हाईली रिएक्टिव मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है किसी लेस रिएक्टिव एलिमेंट को फ्रॉम देयर कंपाउंड, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जो मैंने बोला उसी को वर्ड में लिख दो, उसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन पूरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सी होगी कौन सी नहीं होगी ये आप तभी बता सकते हैं जब आपके पास क्या हो? रिएक्टिविटी सीरीज। ये है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, स्टार्ट होती विद द के एंड एंड होती विद द एयू गोल्ड के साथ। ये पूरी सीरीज आप अपडेट रखेंगे, है ना, KNA CA MgAl ZN FePb ऐसा करके पूरी सीरीज याद रखेंगे। इस सीरीज की खासियत क्या है? जैसे जैसे नीचे बढ़ते हैं ना रिएक्टिविटी कम होती जाती है। इसका मतलब जो ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं वो सब ज्यादा रिएक्टिव हैं और जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं वो सब कम है। तो बस आपको यहां से आइडिया लग जाएगा, क्योंकि मोर रिएक्टिव ही लेस को हटा सकता है, इसका उल्टा कभी नहीं हो सकता। तो आपको ऐसे रिएक्शन देता है और कहता है बताइए क्या ये सिंपल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है? तो आप कैसे पॉसिबल और नहीं पॉसिबल चेक करेंगे? जब मोर रिएक्टिव वाला लेस को कर रहा होगा तो आप बताइएगा पॉसिबल है, और जब लेस वाला मोर को किसी रिएक्शन में दिखा रहा होगा मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके पास ये बस MA मेटल एक्टिविटी सीरीज अगर अपडेट है दोस्त, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो या डबल दोनों एक जैसे हैं, वो प्रॉब्लमेटिक नहीं है आपके लिए, आसान काम है। चलो देख लो ध्यान से, कुछ रिएक्शन दिखाता हूं। कह रहा है जब मेटल्स को अरेंज कर दिया जाए इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, किसकी रिएक्टिविटी? रिएक्टिविटी टुवर्ड्स रिएक्शन विद एयर मॉइस्चर एंड वाटर। उस रिएक्टिविटी के बेसिस पे ये टेबल बनी है, एयर मॉइस्चर एंड वाटर के बेसिस पे, कि कौन जल्दी रिएक्ट करता है वो ज्यादा ऊपर रखा गया है, जो धीरे धीरे करते हैं उनको नीचे रख दिया गया है। ये है मेटल एक्टिविटी सीरीज या मेटल रिएक्टिविटी टेबल। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनना। अब कुछ रिएक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। कह रहा है
जब आयरन वाले भैया को CuSO4 के साथ ट्रीट करते हैं तो बन जाता है FeSO4 और साथ में Cu। ये रिएक्शन पहले भी आ चुकी है। कलर के बेसिस पे ऑब्जर्वेशन क्या है, CuSO4 ब्लू कलर का होता है, बाद में जब FeSO4 बन जाता है तो वो क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का। ये रिएक्शन अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस भी हुई थी, तो उम्मीद करता हूं यहां प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जर्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। दूसरा एग्जांपल देखिए, कह रहा है जब CuO Mg के साथ रिएक्ट करता है तो आप नोटिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि Mg मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है Cu से, तो Mg वाला भैया Cu वाले भैया को हटा देता है, बना लेता है MgO और Cu अलग हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे आयरन मेटल एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है वो कॉपर को हटा दिया था। तो इसमें क्या है, कह रहा है मैग्नीशियम कॉपर का ऑक्साइड क्या होता है, ब्लैक कलर का। ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बाद में क्या बन जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर के कॉपर में चेंज हो जाएगा। ये इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन है। या अगर मैग्नीशियम के रिस्पेक्ट में देखना चाहें तो मैग्नीशियम कैसा होता है, सिल्वरी व्हाइट कलर का सब्सटेंस है, सॉलिड है, बाद में वो क्या बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज। मतलब आपको देखो ढेरों ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में मैंने लिखा है, एकदम ध्यान से। मुझे पता है आपको ये सारी रिएक्शन एक साथ कभी आज तक नहीं मिली होंगी, एक ही साथ इसीलिए रखा है कि आप एक साथ लिखो और आपका काम बन जाए फट से सारे ऑब्जर्वेशन के साथ। डन, आगे बढ़ूं। चलो अगले रिएक्शन देखो, कह रहा है Fe2O3 आयरन का 3 ऑक्साइड है, कौन सा कलर होगा, रेडिश ब्राउन कलर का। जब एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन करता है, एल्यूमिनियम मोर रिएक्टिव है, आयरन वाले भैया को कल्टी कर देते हैं, बना लेते हैं Al2O3 और साथ में आयरन अलग हो जाता है। तो कहता है जो ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का आयरन 3 ऑक्साइड था वो बाद में ग्रे कलर के आयरन में चेंज हो जाता है। यह है इस रिएक्शन का ऑब्जर्वेशन। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, हाँ ठीक है यही ऑब्जर्वेशन बेस्ट है। सब सॉलिड मोड में है ना, कोई सोल्यूशन तो है नहीं कि मैं आपको बता दूं कि कोई सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। वो सॉलिड का कलर ही चेंज हो रहा है, जो पहले सॉलिड था ब्राउन कलर का, बाद में क्या हो गया, मोल्टेन ग्रे कलर में चेंज हो गया। ठीक है, और रिएक्शन सारे इंपॉर्टेंट एक साथ देखो। कह रहा जिंक ने जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन किया, फिर से वही कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू, मेटल एक्टिविटी सीरीज क्रॉस चेक कर लो, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, भाई साहब को कल्टी करेगा, बना लेगा ZnSO4 कलरलेस। तो मतलब आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, ब्लू कलर का सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। और लास्ट में जो सॉलिड डिपॉजिट होगा रेडिश ब्राउन कलर का वो होगा कॉपर। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन सिंगल डिस्प्लेसमेंट वाली थी, डिस्प्लेसमेंट वाली विथ देयर ऑब्जर्वेशन। ध्यान रखिए, मैं बहुत प्यार से ये शीट बनाई गई है आपके लिए कि सारे इंपॉर्टेंट एक साथ मिल जाए, वरना मैं एक बता के भी जा सकता था, लेकिन फिर कोई मतलब नहीं हुआ। मैं आपका घंटा बर्बाद नहीं करना चाह रहा, मैं चाह रहा हूं आप बैठो तो आपको लगे कि हाँ ये है वन शॉट, इसके बाद किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है एक एग्जांपल और देख लो, कह रहा Pb और CuCl2, छूट ना जाए, Pb और CuCl2 जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, PbCl2 प्लस Cu। फिर से देखो मेटल एक्टिविटी सीरीज में चेक करोगे, Pb क्या है, Cu से ऊपर है, मतलब मोर रिएक्टिव। भाई साहब ने इसको कल्टी कर दिया, बना लिया PbCl2 और अलग हो गया कॉपर। कलर में देखो, कलर में कॉपर क्लोराइड का कलर क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है। कॉपर सल्फेट ब्लू है, कॉपर नाइट्रेट ब्लू है, कॉपर का ऑक्साइड ब्लैक है, लेकिन कॉपर का क्लोराइड क्या है, ग्रीन। इंपॉर्टेंट बात बोल दी, पॉज करो लिखो खट से। ठीक, बना क्या, लेड का क्लोराइड और साथ में क्या बना, रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर। ही तो बार बार बन ही रहा है। तो मतलब ऐसे समझो कि जो सॉल्यूशन तुम्हारा ग्रीन कलर का था वो कलरलेस हो गया, Cl कलरलेस हो गया, ग्रीन कलर का जो सॉल्यूशन था वो क्या हो गया, कलरलेस। एक और देखो, कह रहा है जब कॉपर सल्फेट पे आयरन रिएक्ट करेगा, फिर से वही, ये तो रिएक्शन थोड़ी देर पहले पढ़ा था आपने। तो कॉपर सल्फेट जो था कौन से कलर का, ब्लू कलर का, वो किस में चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर। या FeSO4 में चेंज हो रहा है तो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो रिएक्शन में पढ़नी है वो पढ़नी है डबल डिस्प्लेसमेंट। आपको नहीं लग रहा डिस्प्लेसमेंट में एक भाई की पोजीशन चेंज हो रही थी, डिस्टर्ब हो रही थी, नाम से नहीं लग रहा डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब अब इस रिएक्शन में दो लोगों की पोजीशन चेंज होने वाली है। कैसे, ध्यान से देखो। पहले भाई साहब थे AB, फेंक के मैंने मारा इसमें कितना, CD। C वाले भैया ने बोला A वाले भैया से कि सर मैं आपसे ज्यादा रिएक्टिव हूं तो प्लीज आप अपनी जगह छोड़ दीजिए। तो अभी जगह छोड़ देंगे तो क्या होगा, अब C चला जाएगा B के साथ और A आ जाएगा D के साथ, तो बन जाएगा CB और AD। और इस रिएक्शन में आपने क्या नोटिस किया, एक लोग का नहीं, दो लोग की पोजीशन चेंज हो रही है। थोड़ा सा और ध्यान से देखो तो तुम्हें लगेगा कि आयन का एक्सचेंज हो रहा है, उसका प्लस इसके माइनस के साथ आ गया और इसका प्लस उसके माइनस के साथ चला गया। तो मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट में भी होता यही है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। लेकिन यहां एक चीज और हो रही है, क्या, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस, आयन का एक्सचेंज हो रहा है, एक्सचेंज। बस इसीलिए क्या है, दो लोगों की पोजीशन भी डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दो तरीके से और बोली जा सकती है, मेरा काम है आपको अपडेट करना। एक तो न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं उसको, जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन की भी कही जा सकती है, और प्यारे बच्चे
प्रेसिपिटेशन भी कही जा सकती है। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनना कि सर आपने तो उधर अभी हम लोग को हिंट दिया था, कॉम्बिनेशन मतलब जिसमें एक ही प्रोडक्ट हो, डीकॉम्पोजिशन मतलब जिसमें एक ही रिएक्टेंट हो। सर आपने सिंपल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट में कोई लॉजिक नहीं दिया। सुनो लॉजिक, कहता है चाहे रिएक्शन सिंपल हो या डबल, दोनों में दो रिएक्टेंट होंगे और दो प्रोडक्ट बन रहे होंगे। अब अगर ये दोनों रिएक्टेंट क्या हैं, कंपाउंड हैं, तो समझ लेना ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। अगर ये जो दोनों रिएक्टेंट में एक एलिमेंट है और एक कंपाउंड है, तो समझ लेना वो डिस्प्लेसमेंट है। और जब दोनों कंपाउंड है तो वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। ये है तुम्हारी ट्रिक, पहचान लेना फटाक से। ठीक, ये देखो दोनों कंपाउंड है, सिंपल वाले में एक ए बी था और एक सिर्फ सी था, एलिमेंट था। ध्यान रखना, ये ट्रिक है, आप कोई रिएक्शन पहचान लेंगे फटाक से कि ये है कि नहीं है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट है या डबल डिस्प्लेसमेंट है। डन है। यहां भी मोर रिएक्टिविटी और लेस रिएक्टिविटी किसके बेसिस पे पहचानते हैं, मेटल एक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे पहचानते हैं। तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब मैं कह रहा हूं ये दोनों कंपाउंड अगर एक एसिड और एक बेस हुआ तो वही डबल डीकंपोजिशन वाली रिएक्शन, सॉरी डबल डिस्प्लेसमेंट वाली रिएक्शन को बोल देंगे न्यूट्रलाइजेशन। और ऐसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने, प्रेसिपिटेट मतलब मेरे साथ बोलोगे, इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। बोलो इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, फिर से बोलो इनसॉल्युबल सॉलिड प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो जिस भी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा, जिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनेगा, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, तो ये जितनी बातें मैंने की हैं फटाफट एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं और फिर एज यूजुअल हर बार की तरह तबाही मचाई लेते हैं। आ जाओ, चलो फटाफट सुनना मेरी बात। प्रेसिपिटेशन वाली कहानी तो पहले से पता है, जहां प्रेसिपिटेट बन जाए, ये हमारी आपकी बात हो चुकी है ना। कह रहा है ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट बने उस रिएक्शन को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, एग्जांपल्स पे आते हैं फटाफट। सबसे इंपॉर्टेंट कह रहा है Na2SO4 और BaCl2, देखो दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, दोनों रिएक्टेंट क्या है, कंपाउंड। मतलब कौन सी रिएक्शन हो सकती है, डबल डिस्प्लेसमेंट। भाई कॉम्बिनेशन हो नहीं सकती, डीकॉम्पोजिशन हो नहीं सकती, सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो नहीं सकता, एक ही ऑप्शन है। ये रिएक्शन क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, एक लाइन में सर आपने बता दिया था, एक्सचेंज ऑफ आयन टेक्स प्लेस। पहले Na SO4 के साथ था, अब इसके साथ आ जाएगा NaCl के साथ। ध्यान से देख लीजिए, मैंने बोला ना एक्सचेंज ऑफ आयन होगा, इनका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ। देखिए आपके सामने रिएक्शन है। ऑब्जर्वेशनल डिफरेंसेस देखना है तो आप कह सकते हैं कि जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करता है तो बन जाता है बेरियम सल्फेट, और ये क्या है, व्हाइट कलर का पीपीटी। याद रखिएगा व्हाइट कलर का पीपीटी है, तो इसी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम कह सकते हैं कि ये प्रेसिपिटेशन है, क्योंकि इसमें बेरियम सल्फेट के व्हाइट कलर का क्या बना है, प्रेसिपिटेट बना है। ठीक, डबल डिस्प्लेसमेंट पहचान गए। प्रेसिपिटेशन क्यों बोला, क्योंकि इसमें बेरियम सल्फेट बना है व्हाइट कलर का पीपीटी। कुछ पीपीटी के कलर आने वाले, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेंगे। दूसरा एग्जांपल कह रहा है जब बेरियम के सल्फाइड ने रिएक्शन किया जिंक के सल्फेट के साथ, फिर आयन एक्सचेंज कर दो, कुछ मत सोचो, सिर्फ आयन एक्सचेंज। अभी इनका प्लस इसके माइनस के साथ बेरियम सल्फेट, फिर से वही व्हाइट कलर का पीपीटी, और जो प्रेसिपिटेट होते हैं उनके बगल में ऐसे एरो का मतलब यही होता है, कंफ्यूज मत होना, इस एरो का मतलब यह है कि ये नीचे जहां पे भी रिएक्शन हो रही है नीचे जाके सेटल हो जाएंगे, नीचे जाके बैठ जाएंगे। जैसे गैस में ऐसे होता है कि उड़ गया भाई मेरा गैस है, वैसे प्रेसिपिटेट क्या होते हैं, इनसॉल्युबल सॉलिड है ना, तो नीचे जाके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, सेटल हो जाएंगे। तो ये एरो यही इंडिकेट करता है। तो अभी भी BaSO4 ही बना है तो मतलब फिर से व्हाइट पीपीटी है। ठीक, पहचानते रहेगा। अभी मैंने बोला CuCl2 ने कंबाइन किया किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, फिर आयन एक्सचेंज करो। अब Cu आ जाएगा I के साथ, CuI2 कौन सा, ब्राउन कलर का पीपीटी बनेगा, ब्राउन कलर की पीपीटी बनेगी, और साथ में पोटेशियम का क्लोराइड बनेगा। याद रखिए BaSO4 व्हाइट पीपीटी है ना, AgCl व्हाइट पीपीटी, PbI2 येलो पीपीटी, CuI2 ब्राउन पीपीटी। ध्यान रखिए, मैं इसलिए सारे वर्ड्स और फॉर्मूले के साथ बोल रहा हूं कि आप फट से मेरी बात लिख लेंगे। ठीक ठीक, और रिएक्शन देखिए, खत्म नहीं हुई, और रिएक्शन देखिए। लेड नाइट्रेट ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ कंबाइन किया, फिर आयन एक्सचेंज करो, ये प्लस वाला हिस्सा है, ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला हिस्सा है K और ये माइनस वाला हिस्सा है, आयन एक्सचेंज कर दो तो बन गया PbI2 और KNO3। ये है येलो कलर का पीपीटी। कौन सा, अभी मैंने बोला येलो कलर का पीपीटी। ध्यान रखना कलर, सिल्वर नाइट्रेट और NaCl, फिर से ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, एक्सचेंज करो आयन फटाफट, क्या बनेगा सर, Ag अब आ गया Cl के साथ और Na चला गया NO3 के साथ। ये जो AgCl है दोस्त, ये भी क्या है, व्हाइट कलर का पीपीटी। तो ये कुछ देखो डबल डिस्प्लेसमेंट तो मतलब नींद में भी पहचान जाओगे। देखिए साफ साफ, दो रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट, और दोनों रिएक्टेंट क्या है, कंपाउंड। तो ये तो ऐसे भी पहचान गए। इंपॉर्टेंट क्या है,
अगर कहीं कलर में चेंजेस दिख रहे हैं, कहीं ऑब्जर्वेशन जो हो रहा है, कहीं पीपीटी बन रही, वो पहचानने की बात है कहानी। तो ये देखिए मैंने ढेर सारी रिएक्शंस जो भी इंपॉर्टेंट थी सबको चुन लिया है और उसमें जो भी प्रेसिपिटेट बने हैं उनके नाम और उनके कलर के साथ आपके लिए अपडेट कर दिया है। अब आते हैं 5वीं रिएक्शन पे। हमने क्या पढ़ा? कॉम्बिनेशन। हमने क्या पढ़ा? डीकम्पोजिशन, उनके टाइप्स भी। हमने क्या पढ़ा? सिंपल डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या पढ़ा? डबल डिस्प्लेसमेंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं रिडॉक्स, और रिडॉक्स में साफ साफ लिख रहा है कि हम बात कर रहे हैं ऐसी रिएक्शन में जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। और प्यारे बच्चों, आपको भी पता है कि आप वन शॉट में बैठे हैं तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का आइडिया तो है। कैसे आइडिया है? मेरी बात ध्यान सुनना, मैं दोनों तरफ ऐसे इलेबोरेट कर रहा हूं, मेरा मतलब शांत होकर सुनो। ऑक्सीडेशन बोलते हैं किसकी याद आई? ऑक्सीजन की। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीजन ऐड करो तो हाइड्रोजन रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी क्लासिकल कॉन्सेप्ट दिया गया था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में दिया गया था। तो अगर ऑक्सीडेशन बोलने पे ऑक्सीजन की याद आई तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दोनों ही ऑक्सीडेशन है। इसका उल्टा रिडक्शन में कर देना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। अच्छा, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2, हाइड्रोजन की वैलेंसी +1, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को मैं ये भी लिख सकता हूं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऐसा एलिमेंट जिसकी वैलेंसी माइनस में है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लिख सकता हूं ना। वैसे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या लिख सकता हूं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। 4 पॉइंट हो गए, ध्यान से सुनो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन। मन में तुम रिडक्शन बोलते रहना। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीडेशन। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ऑक्सीडेशन। है ना? ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट था, ओल्ड कॉन्सेप्ट था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लेके। मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कहता है इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन। एक बार और, इलेक्ट्रॉन लूज करना ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन गेन करना रिडक्शन। यही है आपका क्या? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच का डिफरेंसेस। रिडॉक्स रिएक्शन तो पहले ही समझ गए, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साइमल्टेनियसली होता हो उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो ठीक है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है मैंने आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया, 6 पॉइंट बता दिए, 5। ये बस आपके समझने के लिए लिखा है, एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं, आपकी मर्जी। ठीक, चलिए एग्जाम्पल समझिए। फिर से वही 2 एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट उठाएं जो आपके बुक में आते हैं। पहला एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। देखो समझो दोस्त, पहले में था MnO2। पहले में क्या था? MnO2, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मेरी वैलेंसी क्या थी? मेरी वैलेंसी यहां पे है +4। क्या है? +4, है ना? ऑक्सीजन तो होता है -2 ही होता है। अब ये कैसे मैं लिख रहा हूं, इसके लिए फिर से डिटेल वीडियो है, बट अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं दोनों रास्ते बता रहा हूं, आप किसी से पहुंच ही जाएंगे। HCl में H का क्या होता है? +1, Cl का क्या होता है वैलेंसी? -1। MnCl2 में Mn +2 है और Cl तो -1 होता ही होता है। कोई मॉलिक्यूल होता है तो 0 होता है। H2 में H का होता है +1 और O का होता है -2। आपको लग रहा होगा ये सर आप जो फटाफट लिख दिए वो है क्या? तो सुन लो, छोटी सी बात बता देता हूं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर कोई एलिमेंट और कोई मॉलिक्यूल हो तो उसकी वैलेंसी हम लिखते हैं 0। ये वैलेंसी बाद में कहलाती है ऑक्सीडेशन नंबर। अभी तुम वैलेंसी से ही समझ लो, टेंशन मत लो, है ना? किसी भी एलिमेंट और किसी मॉलिक्यूल की वैलेंसी हम क्या लिखते हैं? 0। मतलब कंपाउंड में ही एलिमेंट की वैलेंसी होगी। और कुछ लोगों की फिक्स है, जैसे H हमेशा +1 मान लेना, आगे चल के बदलेगी, यही +1 मान के चलो, 10 तक यही मान लो, 11 में बदल जाएगी कहानी। H की वैलेंसी मान लो तो +1 है, Cl की मान ले तुम्हें माननी है हर बार -1 और O की माननी है हर बार -2। ठीक, तो ध्यान से देखो, हर बार H के ऊपर +1 लिख दिया है, Cl के ऊपर -1 लिख दिया है, जहां जहां O था वहां -2 लिख दिया है। और वैलेंसी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होती है। वैलेंसी क्या होती है? क्रॉस मल्टीप्लाई। अब आप सोच के देखो, MnO2 में Mn की वैलेंसी, तो तरीका बता देता हूं, निकाल लेना। जिसकी वैलेंसी निकालनी उसको X मान लो, फिर प्लस। एक ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2, तो 2 ऑक्सीजन है, कितना हो गया? -4 = 0, तो X = क्या हो गया? +4। ये +4 मैंने वहां लिख दिया है। ठीक, वैसे MnCl2 में वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई होती तो मैंने यहां लिख दिया है। अब देखो फंडा बड़ा सिंपल है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे आपकी जो वैलेंसी है वो कम हो जाती हो तो मतलब प्रोसेस हुआ है रिडक्शन। क्या हुआ है? प्रोसेस रिडक्शन। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे अगर आपको लगता है कि वैलेंसी बढ़ गई हो, ये देखो पहले -1 था बाद में 0 हो गया, तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। एकदम सिंपल तरीका है। तुम वैसे भी कह सकते हो, अपना पुराना कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, आप क्लासिकल भी लगा सकते हो कि पहले ऑक्सीजन था बाद में ऑक्सीजन Mn के साथ नहीं है तो ऑक्सीजन का लॉस हो गया, मतलब रिडक्शन। पहले में HCl था
बाद में सिर्फ Cl हो गया, मतलब मैंने H छोड़ दिया, मतलब H छोड़ने को वो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, और यहां क्या हुआ, ऑक्सीजन छोड़ दिया तो रिडक्शन। ऐसे भी पहचान सकते हैं, दोनों तरीका ये बेस्ट है जो मैंने बताया था, लेकिन आप क्लासिकल से भी जा सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट लाइन तो सुनो, तुम्हारे स्कूल एग्जाम में कैसे पूछेगा, केमिकल रिएक्शन देगा, कहेगा आप कंफर्म करिए रिडॉक्स है कि नहीं, और अगर ये रिडॉक्स है तो बताइए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, किसका रिडक्शन हो रहा है, MnO2 का, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, HCl का। अब ध्यान रखना, जिसका रिडक्शन होता है प्यारे बच्चों, वही बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा। फिर से सुन लो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाने पे वैलेंसी बढ़ रही हो ऑक्सीडेशन, कम हो रही हो रिडक्शन, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका रिडक्शन होता है वो बिहेव करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपसे यही पूछेगा एग्जाम में, रिएक्शन देगा, कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, नहीं आई प्लीज कमेंट में लिखना। मैं फिर एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा, सिर्फ इसी पे बात करूंगा आधे घंटे की, तुम्हें एकदम पक्का समझ में आ जाए। अपनी समस्या रखनी तो पड़ेगी दोस्त, है ना। मैंने बोला पहले ही कि वन शॉट उनके लिए जिनको थोड़ा बहुत आइडिया है, वो चाहते हैं जल्दी रिवाइज हो जाए बस मेरी हेल्प से, तो ये उनके लिए है कि उनका आता है ये ढूंढना वूढना। बस मैं आपको बता रहा हूँ आइडिया ऑफ द क्वेश्चन, पूछेगा कैसे, क्या जवाब देना है, रिवाइज करवा रहा हूं मैं। फिर भी कोई दिक्कत हो दोस्त, एकदम बेहिचक लिखना, मैं हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो 4 चीजें पूछेगा, कौन ऑक्सीडाइज हुआ, कौन रिड्यूस हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, आपके सामने क्रॉस चेक कर सकते हैं। कौन ऑक्सीडाइज हुआ, HCl, कौन रिड्यूस हुआ, MnO2, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अरे जिसका रिडक्शन हुआ मतलब MnO2, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, वही जिसका ऑक्सीडेशन हुआ HCl। सही है, पक्का। एक और एग्जांपल आपके सामने, फटाफट जल्दी जल्दी। CuO में O क्या है, -2, Cu क्या है, फिर +2 होगा, तभी तो दोनों के नीचे कुछ नहीं लिखा। H2 मॉलिक्यूल है 0, Cu एटम है 0, H2O में H पे क्या होगा +1 और O पे क्या होगा -2। पहले में +2 था, बाद में क्या हो गया 0। अरे भैया जी आपका तो रिडक्शन हो गया। और क्लासिकल कॉन्सेप्ट से भी आप समझ सकते हैं कि पहले मैं ऑक्सीजन के साथ था, अब मैं ऑक्सीजन के बगैर जिंदगी जी रहा हूं। दुखी होने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा हूं। इधर CuO और Cu मतलब क्या, ऑक्सीजन लॉस मतलब रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होगा वो कैसे बिहेव करेगा, हेलो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहले में H2 था 0, बाद में क्या हुआ, जैसे मैं ऑक्सीजन के साथ हो गया, मैं हो गया +1। ग्रोथ भाई जीवन में मतलब ऑक्सीडेशन, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो कैसे बिहेव करता है, रिड्यूसिंग एजेंट। आपके चारों सवाल के जवाब मिल गए, किसका ऑक्सीडेशन हुआ, किसका रिडक्शन हुआ, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखो क्रॉस चेक कर लेना। ये 2 एग्जाम PYQ में पूछे गए थे, मैंने दोनों ही उठा लिए हैं। आप कोई और भी रिएक्शन उठा लेना और ऐसे ही प्रैक्टिस कर लेना फटाक से, किसका ऑक्सीडेशन, किसका रिडक्शन, कौन ऑक्सीडाइजिंग, कौन रिड्यूसिंग। बस माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ठीक है, बढ़ो आगे, चलो चलो शाबाश। अब आता है दोस्त एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स। कह रही जो एप्लीकेशन आप बताइए रिडॉक्स का, तो 2 एप्लीकेशन है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको समझने हैं। एक है कोरोजन और दूसरा रैंसिडिटी। फटाक समझाता हूं, फटाक से एकदम, सारी बातें भी हो जाएंगी और समझ में भी आ जाएगा। कोरोजन का मतलब सिंपल बोला जाए तो क्या, कि जब आपके मेटल को एयर में रख दूं, वाटर में रख दूं, मॉइस्चर में रख दूं, किसी एसिड के साथ ट्रीट कर दूं और उसकी क्वालिटी खराब हो जाए, है ना, देखने में खराब हो जाए, उसकी क्वालिटी खराब हो जाए, वो डिग्रेड हो जाए, है ना, उसी को बोलते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या है, एग्जांपल देखो ना, एग्जांपल देखो, नई आयरन की कील आप लाते हो मार्केट से, ये बढ़िया सुंदर सी, फेंक दो, 1 महीने बाहर फेंक दो, 5-6 महीने बाहर पड़ी रह जाए, आप देखो कील पुरानी हो जाती तो आपको ऐसे दिखती है। क्यों, क्योंकि मेटल का ऑक्सीडेशन हो गया, किसके प्रेजेंस में, एयर, मॉइस्चर, वाटर, एसिड, इनमें से उसको कुछ भी मिल गया तो उसमें उसने क्या कर लिया, खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। मेटल ने खुद को क्या कर लिया, ऑक्सीडाइज कर लिया, और यही प्रोसेस कहलाता है कोरोजन। किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मॉइस्चर, वाटर एंड एसिड, उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन। लेकिन यही कोरोजन अगर आयरन का हो जाए तो उसके लिए एक नया वर्ड यूज कर देते हैं, रस्टिंग। क्या बोलते हैं, रस्टिंग। चलो चलो जल्दी से क्रॉस चेक करो, वैसे तो देख के समझ तो गए होगे दोस्त तुम, है ना। चलो क्रॉस चेक करो। कोरोजन का मतलब क्या है, कह रहा है डीके या डिस्ट्रक्शन होना मेटल का, किसके थ्रू, एयर, मॉइस्चर, वाटर और एसिड के थ्रू। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन। क्या कहलाता है, कोरोजन। इससे होता क्या है, आपके जो आयरन के ऊपर ये देखो रेडिश ब्राउन कलर की लेयर आ गई, इसी को बोलते हैं रस्ट। इसी को क्या बोलते हैं, रस्ट, जंग लग गया, जंग। रस्ट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O। X हमें नहीं पता कितना H2O,
वो डिपेंड करता है ना कि आपने कील को कहाँ फेंक दिया, एकदम खुले में बारिश के पानी में ज़्यादा H2O आ जाएगा, घर में कहीं लगा हुआ है कम मॉइस्चर मिलेगा। तो इसीलिए Fe2O3.XH2O लिखा जाता है कि X भैया कुछ भी हो सकता है, इट डिपेंड कि कहाँ पे प्रेजेंट है ना। आपको इसमें X वाला विजिबल नहीं हुआ, मैं बोल रहा हूँ ध्यान रखने लाने की, ठीक है। रस्ट मतलब वही रेडिश ब्राउन कलर का जो डिपोजिशन हुआ उसी को बोलता हूं मैं रस्ट। उसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3.XH2O। अब अगर तुम्हें लगता है कि मैं नहीं मैं इतना मेहनत से आया हुआ है, इसको खराब थोड़े ना होने दूंगा, तो आपको उसको रोकने के लिए कुछ उपाय करने पड़ेंगे। एक और एग्जांपल बता के फिर आता हूं प्रिवेंशन पे। आपने देखे होंगे कॉपर के टैप लगे होंगे घरों में या कहीं ऑफिस में आप जाएं गवर्नमेंट ऑफिस में, तो टैप लगे होते हैं किसके, कॉपर वाले। आप नोटिस करिएगा कुछ दिन बाद वो ऐसे हो जाते हैं, एयर मॉइस्चर एंड वाटर के साथ जब ट्रीटमेंट होता है तो भैया जी कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रीन कलर का ऐसा डिपोजिशन हो जाता है। ये भी क्या है, ऑक्सीडेशन का एग्जांपल है, ये भी कोरोजन है, ये भी क्या है, कोरोजन है। कॉपर का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया इन प्रेजेंस ऑफ एयर मॉइस्चर एंड वाटर, तो उसने क्या बना लिया, कॉपर का कार्बोनेट। एयर में क्या प्रेजेंट है, CO2, Cu ने CO2 के साथ गले मिलकर बना लिया कॉपर का कार्बोनेट। और अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था कि कॉपर का कार्बोनेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का। तो ये जो ग्रीन डिपोजिशन दिख रहा है वो वही है। तो ये भी किस कैटेगरी में आता है, ये भी एक तरीके का कोरोजन है, किसका, कॉपर का। देखो कॉपर का कार्बोनेट बन गया, ठीक है, ग्रीन कलर का, ठीक। वैसे ही अगर आप नोटिस करेंगे, ये कैसे हुआ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आप देख लेना। वैसे आप नोटिस करेंगे कि चांदी का जो सिक्का होता है जब नया होता है तो ऐसे होता है, लेकिन जैसे ही वो एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर मॉइस्चर एंड वाटर के कांटेक्ट में, तो एयर में प्रेजेंट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। तो ये Ag इस S के साथ मिलके क्या बना लेता है, सिल्वर का सल्फाइड, और वो हो जाता है ब्लैक कलर का। ये देखिए आपका सिक्का ऐसा हो गया, है ना, वही है। ये मत सुनना कि नया कुछ लेके आ गए, वही वाला सिक्का है दोस्त, कोरोजन हो गया बस आपके मेटल का, एटमॉस्फेयर में जो H2S गैस प्रेजेंट है उसकी वजह से। ये सब इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, मैं कोई एक एग्जांपल नहीं, इसीलिए दोनों और एग्जांपल लिया कि ये भी दोनों आपका क्लियर हो जाए। आपको फिर लगेगा अरे सब तो एग्जांपल भी सर ने कवर ही कर लिया, ठीक है पक्का। एक तो हो गया रस्टिंग वाला, एक हो गया कॉपर के टैप वाला, और दूसरा हो गया सिल्वर वाला। क्या बना, क्या कलर आया, सब क्लियर कर दिया। कॉपर का कोरोजन हुआ, ग्रीन कलर आया कॉपर कार्बोनेट बनने की वजह से। सिल्वर का कोरोजन हुआ, ब्लैक कलर आया सिल्वर सल्फाइड बनने की वजह से। आयरन का कोरोजन हुआ जिसको बोलते हैं रस्टिंग, उसका ऑक्साइड बन गया Fe2O3.XH2O। फॉर्मूला भी आपको अपडेट कर दिया, ठीक। लेकिन अब आपके दिमाग में आया कि नहीं मैं ये नहीं होने दूंगा, तो दोस्त उसके लिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी क्या करने की, ऑयलिंग। ऑयलिंग जैसे गाड़ियों में देखो ना, जो गाड़ी के पार्ट्स होते हैं उसकी ऑयलिंग करते हैं, साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, उसकी ऑयलिंग करते हैं कि खराब ना हो, तो ऑयलिंग कर दो, ग्रीस लगा दो, ग्रीसिंग भी आपने सुना होगा। पेंटिंग कर दो, पेंट वेंट कर दो, घर में जो आयरन आर्टिकल हैं आपने नोटिस किया होगा उसमें पेंट हो जाता है तो भी ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होते। फिर कहता है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जिसको आपको प्रोटेक्ट करना है ना फ्रॉम द कोरोजन या रस्टिंग, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दो। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है जिंक की कोटिंग कर देना अपने आर्टिकल के ऊपर टू प्रिवेंट फ्रॉम द कोरोजन और रस्टिंग, उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। ध्यान रखना, कोटिंग ऑफ जिंक। या कह रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आप उसके ऊपर क्या कर दो, कोई सुपीरियर मेटल की प्लेटिंग कर दो। जैसे आप कल होते हैं कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन के टहल रहे हैं, लगती है गोल्ड की, वो होती नहीं, वो यही इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है। थोड़ी अच्छी बन गई, सुंदर बन गई, खूबसूरत हो गई, कोरोजन रस्टिंग से फ्री हो गई, तो यही होता है कि हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। पहले आयरन के बर्तन होते थे, अब देखो स्टील वाले हैं, इस प्लेटिंग हो गई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, आसान हो गया आपके लिए कहानी। तो ये कुछ तरीके ध्यान रखिएगा, पूछता है ना, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि हाउ टू प्रिवेंट द कोरोजन या रस्टिंग। अब आते हैं दूसरे एप्लीकेशन पे। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, रेंसिडिटी। जब आपका ऑयली एंड फैटी फूड्स है ना 1-2 दिन के बाद खराब हो जाए, जैसे चिप्स बना दिया मम्मी ने, है ना, दिवाली वाली पे, होली पे, फेस्टिवल पे बन जाते हैं ना, फ्राई करके रख दिए जाते हैं बहुत सारे, कुछ दिन बाद देखो उसमें से गंदी वाली स्मेल आने लगती है दोस्त, वही है रेंसिडिटी। जब ऑयली और फैटी फूड्स का ऑक्सीडेशन हो जाए एयर मॉइस्चर एंड वाटर के साथ और उसमें से अनप्लीजेंट स्मेल आने लगे, बदबू आने लगे, उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंसिडिटी। चलिए जल्दी से क्रॉस चेक करिए, देखिए रेंसिडिटी, इसलिए मैंने आपको ये रखा, ये दिख रहा होगा आपकी फेवरेट आंटी स्मेल फील कर रही है ना, देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला कि जब ऑयल एंड फैट के पार्टिकल्स को हम रख देते हैं बहुत देर के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसमें से क्या आने लगती है, अनप्लीजेंट स्मेल, और इसी को बोलते हैं रैंसिड, और ये फिनोमिना कहलाती है रेंसिडिटी। फूड की स्मेल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, उसका टेस्ट क्या खराब हो जाता है, ये कहलाता है रेंसिडिटी। एग्जांपल मैंने वही चिप्स वाला दिया, एक्सपायरी चिप्स खा के देखो, अब मैं बीमार हो जाओगे मत खाना, मैं बता रहा हूँ, कोई चिप्स का पैकेट एक्सपायरी हो तो कोई स्मेल करना, आपको लगे खराब हो गया इसका तेल, बोलते हैं ना आप यार इसका तेल खराब हो गया है, वो एक्चुअली वही है, रेंसिडिटी हो गई है, रेंसिडिटी। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि सर अच्छा ठीक है,
इतना मेरा फेवरेट चिप्स है बेचारा खराब ना हो तो क्या करें? तो दोस्त कहता है आप इसको रख दो एयर टाइट कंटेनर में। खराब होने के लिए क्या चाहिए? एयर। तो मैं किसी ऐसी जगह रख दूं जहां एयर उसको कम मिले बाकी वो कंपेयर में, तो ज्यादा दिन चल जाएगा। या मम्मी जैसे रात में खाना बनाती हैं, पनीर बहुत टेस्टी बन गई, अब आपको लग रहा है अरे यार सुबह भी खाना था, तो उसको बाहर रख दो, गर्मियों के मौसम में खराब हो जाएगा। लेकिन वो कहाँ रख देती हैं? रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में रख देती हैं, तो बढ़िया हो जाता है। फ्रिज में रख देती है, सुबह तक आप खा ले दो कि नहीं सर मजा आ गया। क्यों? क्योंकि एयर फ्रिज के अंदर ऑब्वियसली कम होगा और टेम्परेचर की वजह से वो जल्दी खराब नहीं होता। तो कहता है प्रिवेंट के बहुत सारे रास्ते हैं। कह रहा है हम प्लेस कर दे एयर टाइट कंटेनर में, कह रहा है हम फ्लश कर दे विद द नाइट्रोजन। जो चिप्स के पैकेट में फुला होता है ना, जो बोलते हो हवा भरी है, वो एक्चुअली नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है, इनर्ट गैस है नहीं, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करती है। क्यों? क्योंकि एन और एन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तोड़ना मुश्किल है। तो इसलिए नाइट्रोजन के साथ फ्लश कर देते हैं कि ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रहेगी तो खराब होगी, नाइट्रोजन के कांटेक्ट में थोड़ा ना खराब होगी। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरी होती है, ध्यान रखिएगा। तो ये काम ये कर दिया, रेफ्रिजरेटर में यूज कर लिया, एंटीऑक्सीडेंट यूज कर लिया। जो ऑक्सीडेशन के क्या है? दुश्मन है, एंटीऑक्सीडेंट्स। जो भी पैकेज्ड फूड होते हैं ना, वो डिब्बा, अचार वाला डिब्बा हो गया, चिप्स के पैकेट, कुछ भी पैकेज्ड फूड खाने वाले, आप देखिएगा उस पर लिखे होते हैं 6 मंथ 8 मंथ, और पीछे जब जाएंगे तो आप देखेंगे उसमें कोई एंटीऑक्सीडेंट का नाम लिखा होता है, एसिड रेगुलेटर्स एंड एंटीऑक्सीडेंट लिखे होते हैं। ठीक है, वो इसको क्या करते हैं, उसकी वैलिडिटी बढ़ाने के लिए कि जल्दी खराब ना हो, जल्दी रैंसिड ना हो। तो कह रहा है एंटीऑक्सीडेंट का यूज कर लीजिए, स्टोर कर दीजिए। देखिए कहाँ पे? रेफ्रिजरेटर में, और सनलाइट से दूर रखेंगे तो भी आपका जल्दी खराब नहीं होगा। ये क्या है? रैंसिडिटी से बचने का उपाय। ठीक है दोस्त, एक छोटा सा बैलेंसिंग का इक्वेशन है कि Na2CO3 प्लस HCl बन गया NaClCO2 प्लस YH2O। आप इसको बैलेंस करके आपको बताना है x और y की वैल्यू। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ऐड करेंगे कि सर ये जो रिएक्शन थी उसमें x क्या था और y क्या था। मैं वेट करूंगा, मैं देखूंगा कितने बच्चों ने करा है और कितने सही सही जवाब दे रहे हैं। ठीक ठीक ठीक। ये कुछ रिएक्शंस और भी थोड़ी इंपॉर्टेंट रख दिया मैंने कि जब कह रहा है जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बनाता है सोडियम का हाइड्रोक्साइड और रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी जो सही वाली रिएक्शन है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही है वो भी आप टिक कर सकते हैं। कह रहा सोडियम तो ऑब्वियसली सॉलिड होगा, रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? वाटर के साथ, मतलब H2O, बना रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH, और क्या? और रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन गैस। तो बस आपको चेक करना है कौन सा बैलेंस फॉर्म में और प्रॉपरली लिखा हुआ है। तो Na सॉलिड होता है, H2O लिक्विड होता है, NaOH एक्वस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए बैलेंस फॉर्म में कहाँ है। सिंपल सी बैलेंसिंग है, ये कौन सी बड़ी बात है। तो ये लास्ट में ऐसे ही 2 क्वेश्चन रख दिया था मैंने, थोड़ा माहौल बना रहे। तो दोस्त ये है तुम्हारा कंप्लीट वन शॉट, कुछ नहीं छोड़ा है, सारे एग्जांपल्स ले लिया। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, अगर आप मेरे साथ अभी तक बने थे, जिन सवालों के जवाब मैंने आपसे पूछे आप लिखते चले गए, तो आप यकीन मानिए आपका पहला चैप्टर तैयार है। आप जाइए अपने दोस्त से बोल दिए जो पूछना है पहले चैप्टर से पूछ लो, तुम्हें सब आता होगा, क्योंकि कुछ छोड़ा भी नहीं, सब बता भी दिया, समराइज भी कर दिया, एंड वन शॉट का वन शॉट भी रह गया। 6 घंटे का भी नहीं रखा, 1-1.25 घंटे में आपने सारा निपटा दिया दोस्त, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक, लोगों को वीडियो देखने पड़ते होंगे तुम्हें 1.5x में 2x में, मैं ऑलरेडी 1.5x 2x में चली रहा हूँ 1.5 में, मेरे को तेज करने की जरूरत नहीं होगी। आप मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको मजा आया हो दोस्त तो जल्दी से मैं पार्ट 2 अपलोड करूं, मुझे बताइएगा कि जल्दी सर अपलोड करिए फटाक से, मैं जल्दी आता हूं पार्ट 2 में। 1-1 मिनट आपका इंपॉर्टेंट है, सब कुछ लगा दीजिए पढ़ाई में। अब तो एग्जाम की डेट आ गई दोस्त, अब कोई तुमसे कहे पढ़ो तो इसका मतलब आप सीरियस नहीं हो, ना लाइफ को लेके, ना अपनी जिंदगी को लेके, ना अपने पेरेंट्स के, कि यार अब सारे सुख सुविधाएं उन्होंने आपको दी, अब आपके रिटर्न की बारी है भाई, उसको 20 गुना बड़ा करके देना है ना। तो यार बेतहासा एकदम, अब तो पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि मतलब तुमको देख के लगे यार भाई मेरा आइंस्टाइन ही बनेगा क्या, ऐसा वाली फीलिंग आनी चाहिए। तो दोस्त मेरी तरफ से जय श्री राधे, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न में, नेक्स्ट वन शॉट में, और ऑब्वियसली मचाएंगे तबाही हर बार की तरह। तुम सुपरस्टार की तरह पढ़ते रहो और मैं तुम्हारी केमिस्ट्री को आसान बनाता रहता हूं। तो दोस्त बाय, जय श्री राधे, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। कमेंट करिएगा, बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको।